Hello, my name is Wally, not Wally. Hello beta, my name is Manoj Rana and today we are going to do the chapter and exercise of 5th chapter class 11th getting started with Python. तो बेटा जी पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफायर नेम्स आर इनवैलिड एंड वाई. तो अब जो है वो सबसे पहले हमारे को दिया हुआ है यहाँ पर सीरियल नंबर, और सीरियल नंबर में इस तरह से ये डॉट जो है वो लास्ट में लगाई हुई है, और आइडेंटिफायर है तो ऑब्वियस है वेरिएबल को जब तक तुम कुछ असाइन नहीं करोगे तो वो तो एरर देगा ही देगा. तो यहाँ पर हम इसको 1 जो है वो असाइन करके देखते हैं कि क्या ये लेगा. ये मैं पहले ही बता देता हूँ तुम्हारे को कि ये नहीं लेगा. क्यों नहीं लेगा? क्योंकि डॉट जो है वो हमने इसके अंदर यूज़ किया है और आइडेंटिफायर रूल्स के हिसाब से हम वहाँ पर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते. तो यहाँ पर उसने यहाँ हमारे को सिंटेक्स एरर दे दिया. क्यों दे दिया हमारे को सिंटेक्स एरर? क्योंकि सीरियल नंबर के बाद हम जो डॉट यूज़ कर रहे हैं वो वहाँ पर आइडेंटिफायर जो है उसको वहाँ इनवैलिड कर रही है. अगर हम कहते हैं फर्स्ट रूम, जो इसका सेकंड हमारे को पार्ट ये दे रहा है हमारे को, ये हमारे पास है फर्स्ट रूम और इसने इस तरह से लिखा हुआ है इसे, और हम जो है वो यहाँ पर फिर से इस आइडेंटिफायर को कुछ भी एक नंबर दे देते हैं. यहाँ पर फर्स्ट रूम में प्रॉब्लम क्या है कि जो इसने ये 1 दिया हुआ है, कोई भी आइडेंटिफायर, कोई भी वेरिएबल जो भी हम जिसको भी कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं बेटा, वो नंबर से शुरू नहीं होना चाहिए. वो या तो अल्फ़ाबेट से शुरू हो सकता है या अंडरस्कोर से, तो ये भी हमारे लिए इनवैलिड हो जाएगा. थर्ड जो है वो है बेटा 100, और फिर है एक डॉलर साइन. इसको भी हम यहाँ पर कोई ना कोई इस तरह से एक नंबर दे देते हैं. प्रॉब्लम फिर वही है क्योंकि इसने भी स्पेशल कैरेक्टर यूज़ किया है, तो ये भी हमारे लिए इनवैलिड है. नेक्स्ट जो है वो है बेटा टोटल मार्क्स. अब टोटल मार्क्स जो है उसके बीच में इसने जो है, तुम देखोगे कि इसने एक स्पेस जो है वो छोड़ा हुआ है. अब इसको जो है वो हम इज इक्वल टू 4 कर देते हैं. तो ये भी इनवैलिड है. क्यों? क्योंकि इसने बीच में स्पेस जो है वो छोड़ दिया है, तो यहाँ पर फिर से ये इनवैलिड आ गया. अब नेक्स्ट है हमारा 5th, और उसमें हमारे को इसने दिया हुआ है टोटल मार्क्स, लेकिन जो टोटल मार्क्स दिया हुआ है उसमें इसने अंडरस्कोर से दोनों को सेपरेट किया है. तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. अगर हम वहाँ पर जो हमारे सिंटेक्स रूल हैं उनको देखें तो आइडेंटिफायर के लिए बिल्कुल फिट है. तो यहाँ पर इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये इसको एक्सेप्ट कर रहा है. और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो है वो हमारे को दिया हुआ है इसने टोटल मार्क्स. लेकिन अब अगर देखें हम तो इस टोटल मार्क्स के बीच में उसने प्रॉब्लम क्या कर दी है, वहाँ पर उसने हाइफन जो है वो यूज़ कर लिया है. तो हाइफन फिर से स्पेशल कैरेक्टर हो गया, तो सिंटेक्स एरर फिर से आएगा हमारा. 7 जो है उसमें है परसेंटेज बेटा. तो यहाँ पर परसेंटेज जो है वो हम लेते हैं परसेंटेज, और ये है हमारा 7, तो इसको हम इज इक्वल टू 7 कर देते हैं. अब परसेंटेज जो है इसको इसने शुरू किया अंडरस्कोर से, हम बिल्कुल कर सकते हैं. और उसके बाद हम कुछ भी यूज़ करें, क्योंकि उसके बाद जो है अल्फ़ा न्यूमेरिक सीक्वेंस कोई भी हो, शुरुआत जो है वो अंडरस्कोर या अल्फ़ाबेट से होनी चाहिए. तो ये भी ओके है, इसे भी ये एक्सेप्ट करेगा, और ये इसने एक्सेप्ट कर लिया. अब उसके बाद है ट्रू. अब इसमें क्या प्रॉब्लम है बेटा? ट्रू जो है ये ऑलरेडी वहाँ पर एक कीवर्ड है, और आइडेंटिफायर्स के अंदर हम कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते. जो लैंग्वेज अपने आप रिकॉग्नाइज करती है उसे नहीं कर सकते. तो हम ट्रू इज इक्वल टू 8 करेंगे अगर, तो ये यहाँ पर फिर से एरर देगा. तो ये है बेटा जी फर्स्ट क्वेश्चन. तो अब बढ़ते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन की तरफ. सेकंड है हमारा राइट द कोरस्पॉन्डिंग पाइथन असाइनमेंट स्टेटमेंट्स. असाइनमेंट स्टेटमेंट्स होती हैं बेटा जी जिनके अंदर हम सिंपल वैल्यू को असाइन करते हैं. इसे करने के लिए हम दोबारा से यहाँ पर शेल को ओपन कर लेते हैं, और ये जो है ये कैप्चरिंग विंडो के बीच में आ गई है. अब जो है यहाँ पर बेटा जी सबसे पहले वो कह रहा है कि हमने एक वेरिएबल लेना है लेंथ, और उसमें वैल्यू असाइन करनी है 10. तो सिंपल बेटा लेंथ, और इसमें वैल्यू जो तुमने असाइन करनी है 10, वो इस तरह से की जाती है. फिर उसके बाद वो कह रहा है 22 वेरिएबल ब्रेड. तो सिंपल हमारे पास ब्रेड, और उसके अंदर वैल्यू जो है वो हमने असाइन कर दी 20. उसके बाद जो है वो कह रहा है असाइन दी एवरेज वैल्यूज ऑफ वेरिएबल लेंथ एंड ब्रेड टू अ वेरिएबल सम. तो ठीक है, अब ये जो है ये हमारे को, पहले मैं इसे बी पार्ट ले लेता हूँ ताकि तुम कंफ्यूज ना हो. अब बी पार्ट के अंदर वो कह रहा है कि हम एक वेरिएबल लें सम, ठीक है, और इसके अंदर हम एवरेज जो है उसको असाइन करें. तो एवरेज हम कैसे असाइन कर सकते हैं? यहाँ पर जो भी हमने लेंथ और जो भी हमने वहाँ पर ब्रेड्थ ली थी उसका हम सम करेंगे, और उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से. तो ये हमारे पास सम आ गया बेटा. अब थर्ड जो है हमारे पास, पहले मैं यहाँ पर सी जो है वो कर दूं, और उसके बाद जो है अब थर्ड जो है बेटा उसमें ये कह रहा है असाइन अ लिस्ट कंटेनिंग स्ट्रिंग्स
पेपर, जेल पेन एंड इरेजर टू अ वेरिएबल स्टेशनरी। तो ठीक है, हम एक यहाँ पर स्टेशनरी जो एक हमारे पास वेरिएबल है वो बना लेते हैं। ये हमारा स्टेशनरी वेरिएबल बन गया। और अब इस स्टेशनरी वेरिएबल के अंदर हमने लिस्ट बनानी है, तो लिस्ट हमारे पास ब्रैकेट्स के बीच में होती है बेटा। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं ये हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स ले लिए। अब इसके बीच में वो सबसे पहले जो चाहता है वो चाहता है पेपर। तो ठीक है, ये हमने यहाँ पर 2 कोटेशन मार्क दिए, सिंगल कोटेशन मार्क के बीच में हमने पेपर लिख दिया, जो जिस हिसाब से ये चाह रहा है, जो भी कैपिटल्स वगैरह ये चाह रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है बेटा जेल पेन, तो जेल पेन ले लिया, ये हमने जेल पेन ले लिया, जिस हिसाब से इसने लिखा है वैसे ही हमने लिख दिया। उसके बाद फिर कॉमा, और नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है इरेजर। तो ठीक है, फिर से हमने ये इस तरह से सिंगल कोटेशन मार्क लिए और इरेजर जो है वो हमने उसके बीच में लिख दिया। तो ये हमारी लिस्ट जो है वो तैयार हो गई। ठीक है, ये असाइनमेंट काम कर गया हमारा। जो अब डी है, डी के लिए हमारे को ये क्या कह रहा है, डी में ये हमारे पास हमें कह रहा है असाइन दी स्ट्रिंग्स मोहनदास, करमचंद एंड गांधी टू वेरिएबल्स फर्स्ट, मिडल एंड लास्ट। ठीक है, तो हम जो है वो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट है उस वेरिएबल के अंदर यहाँ पर करमचंद जो है वो मोहनदास, तो मोहनदास जो है वो डाल देते हैं। ये हमने मोहनदास डाल दिया। उसके बाद मिडल बोला उसने, तो मिडल को यहाँ पर असाइन कर दिया हमने करमचंद। उसके बाद जो है ये चाहता है कि हम गांधी जो है वो लास्ट में करें, तो ठीक है, हम यहाँ पर लास्ट लिखते हैं इक्वल्स, और ये हमारे पास गांधी। ये हमारे पास तीनों की तीनों स्ट्रिंग्स जो हैं वो रेडी हो गई बेटा। ये डी पार्ट था। और अब ई पार्ट जो है, ई पार्ट के अंदर ये क्या चाहता है हमसे, ई पार्ट में ये चाहता है असाइन द कंकैटिनेटेड वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग वेरिएबल्स फर्स्ट, मिडल एंड लास्ट टू वेरिएबल फुल नेम। मेक श्योर टू इनकॉर्पोरेट ब्लैंक स्पेसेस अप्रोप्रिएटली बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नेम। ठीक है, अब ये चाहता है कि हम यहाँ पर एक फुल नेम वेरिएबल लें, तो ठीक है, हम फुल नेम वेरिएबल ले लेते हैं। और अब ये चाहता है कि हम इसको कंकैटिनेट करें। कंकैटिनेट के अंदर हम करते क्या है बेटा जी, सिंपल जो हमारे पास स्ट्रिंग्स होती हैं उनको हम ऐड करते हैं, लेकिन ये चाहता है कि हमें बीच में स्पेस भी मिले। तो अब यहाँ पर अगर मान लो मैं कहता हूँ इसको कि ये फर्स्ट ले, और फिर इसके बाद जो है ये यहाँ पर मिडल ले, और फिर उसके बाद जो है ये लास्ट ले, तो यहाँ पर ये कंकैटिनेट तो हो गई, ये इकट्ठी तो हो गई, लेकिन यहाँ पर स्पेस नहीं आएगा। ये मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ साथ में। तो यहाँ पर जो है अगर मैं इसको प्रिंट कमांड देता हूँ और मैं इसको फुल नेम कहता हूँ प्रिंट करने के लिए, तो यहाँ पर ये देखो ये इस तरह से देगा, तो ये प्रॉपर नहीं हुआ। तो प्रॉपर फुल नेम जो है वो हम कैसे देंगे, प्रॉपर फुल नेम के लिए हमें यहाँ पर जो फर्स्ट है उसके बाद जो है एक स्पेस देना होगा। और स्पेस देने के लिए हम करते क्या हैं, यहाँ पर हम जो है वो इस तरह से एक स्ट्रिंग ले लेते हैं और स्ट्रिंग में जस्ट एक स्पेस जो है वो छोड़ देते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास सेकंड जो है वो मिडल है, तो ये हमारा मिडल हो गया। उसके बाद फिर से हमें स्पेस चाहिए, तो हम कोटेशन मार्क के बीच में एक स्पेस छोड़ देंगे, और उसके बाद फिर दोबारा से हमारे पास लास्ट जो है वो आ जाएगा। ये भी हमने कर लिया। अब अगर हम प्रिंट करेंगे तो ये हमारे को बिल्कुल प्रॉपर वहाँ पर जो नेम होता है जैसे वैसे देगा। ये तुम्हारे सामने फुल नेम मैंने प्रिंट जो है कमांड दी, और ये आ गया हमारे पास मोहनदास करमचंद गांधी वेल स्पेस्ड, जो हमारे को सिंगल स्पेस बीच में चाहिए थे। तो इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है वो ख़त्म होता है बेटा जी। हम बढ़ते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड क्वेश्चन जो है वो कहता है राइट लॉजिकल एक्सप्रेशंस कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन पाइथन एंड इवेलुएट द एक्सप्रेशंस अज्यूमिंग वेरिएबल्स num1, num2, num3 फर्स्ट, मिडिल, लास्ट आर ऑलरेडी हैविंग मीनिंगफुल वैल्यूज। ठीक है, तो हम जो है वो यहाँ पर थर्ड जो है वो थर्ड क्वेश्चन पे आ गए हैं, और थर्ड क्वेश्चन का हम सबसे पहले कर रहे हैं ए पार्ट। अब ए पार्ट जो है उसके लिए हमारे को वो कह रहा है सम ऑफ 20 एंड -10 इज़ लेस देन 12। तो ठीक है, वो दो चीज़ें जो हैं वो पहले जो हमें बोल रहा है वो इकट्ठी हमें कह रहा है कि हमें सम जो है वो यहाँ पर सम लेना है, और यहाँ पर 20 और -10 का लेना है। तो हम इस तरह से लेंगे। -10 जो तुम लोगे वो ब्रैकेट में अगर नहीं लोगे तो प्रॉब्लम है बेटा जी, तो ब्रैकेट में तुम्हें यहाँ पर लेना पड़ेगा। और उसके बाद जो है वो लेस देन 12। तो अगर हम मैथमेटिकल देखें तो बेटा जी 20 और -10 का सम होता है वहाँ पर 10, और मैंने गलत टाइप कर दिया था, वो जो है वो कह रहा है इज़ लेस देन 12। तो वहाँ पर हमें 12 जो है वो हमें राइट साइड में लेना है, और यहाँ पर ये पूरी ब्रैकेट जो है वो लेस देन साइड में लेनी है। ठीक है, तो अब जो है वो मैथमेटिकली सही है, तो क्या ये पाइथन जो है वो इसको रिकॉग्नाइज़ कर रहा है सही, वो देखते हैं।
तो हमारी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू आनी चाहिए, और ये मैंने एंटर प्रेस किया और ये हमारे पास ट्रू आ गया, तो इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। अब उसके बाद जो है बी पार्ट, जो है बी पार्ट हमें कह रहा है बेटा जी कि नंबर 3 इज़ नॉट मोर देन 24। तो नंबर 3 जो है वो अभी तक डिफाइंड नहीं है, लेकिन उसने कहा था कि इसको पहले हमारे को मीनिंगफुल वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो नंबर 3 जो है वो हम नंबर 3 इज इक्वल टू यहाँ पर ले लेते हैं, मान लो हमने 20 ले लिया। और अब जो है वो ये कह रहा है कि नंबर 3 इज़ नॉट मोर देन 24। अब नॉट मोर देन 24 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मोर देन 24 या लेस देन 24 तो एक चीज़ हो जाती है। अब इसको एक अलग ढंग से कर सकते हैं, जिसमें हम पहले नॉट लगाएंगे और उसके बाद जो है वो मोर देन कर देंगे। तो नंबर 3 और ये जो है ये इस तरह से करके, और यहाँ पर जो है वो 24 जो हमारे को दे रहा है वो हम ले लेंगे। तो अब यहाँ पर हम क्या इवेल्युएट कर रहे हैं, वो हम ये देख रहे हैं कि नंबर 3 जो है वो 24 से बड़ा नहीं होना चाहिए। इसको करने के बहुत अलग अलग ढंग हो सकते हैं, लेकिन जो उसकी स्टेटमेंट थी उसके अंदर उसने नॉट मोर देन कहा था, तो हमने यहाँ पर एक लॉजिकल ऑपरेटर जो है नॉट का यूज़ जो है वो इसके साथ में कर दिया। तो नंबर 3 जो है वो 20 है, और वो हम जानते हैं कि अगर हम 20 ग्रेटर देन 24 देंगे तो वो फॉल्स देगा, लेकिन क्योंकि हमने नॉट जो है वो यहाँ पर यूज़ किया हुआ है तो अब वो फॉल्स का वहाँ पर रिवर्स कर देगा। तो ये हमारे पास फिर से ट्रू आएगा, ये देखो। और अब जो है वो हमारे पास है सी पार्ट। सी पार्ट जो है वो हमारे पास यहाँ पर ये कह रहा है बेटा 6.75 इज बिटवीन द वैल्यूज ऑफ इंटीजर्स नंबर 1 एंड नंबर 2। हमें नंबर 1 और नंबर 2 जो है वो दो वैल्यूज़ लेनी है यहाँ पर, और 6.75 उसके बीच में आना चाहिए। तो ठीक है, हम जो है वो नंबर 1 जो है वो यहाँ पर इंटीजर 1 ले लेते हैं, और नंबर 2 जो है वो यहाँ पर इंटीजर मान लो हमने 10 ले लिया। तो हम जानते हैं 1 और 10 के बीच में जो है वो 6.75 आता है। 6.75 एक फ्लोट है, और ध्यान रखना हम फ्लोट और इंटीजर में जब भी वहाँ पर ऑपरेशन लेंगे तो वहाँ पर इम्प्लिसिट कन्वर्जन अपने आप हो जाएगी। तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हम वहाँ पर इंटीजर्स ले रहे हैं और यहाँ पर ये फ्लोट को वहाँ पर कंपेयर कर रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोग्राम अपने आप ये चीज़ कर सकता है। तो अब यहाँ पर वो जो चाह रहा है वो क्या चाह रहा है, वो इसके बीच में ये इवेल्युएट करना चाह रहा है कि इसके बीच में है कि नहीं है। ठीक है, तो 1 जो है 1 से ग्रेटर है हमारा 6.75, लेकिन साथ में ही 6.75 10 से कम है। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास दूसरी स्टेटमेंट जो है वो 6.75 इज़ लेस देन 10। अब इन दोनों स्टेटमेंट को इकट्ठा वैलिड होना ज़रूरी है, तभी जाकर हमारी वैल्यू जो है वो 1 और 10 के बीच में आएगी। और जब भी दो वैल्यूज़ हमारे को वहाँ पर दोनों ही ट्रू चाहिए होती हैं तो हम वहाँ पर एंड ऑपरेटर जो है वो यूज़ करते हैं। तो अब ऐसे में हमारे पास ये ट्रू सिर्फ तब आएगा जब हमारा जो 6.75 नंबर है वो 1 से ग्रेटर भी होगा और 10 से स्मॉलर भी होगा, जैसा कि है हम मैथमेटिकली जानते हैं। तो ये एंटर प्रेस करते हैं और ये हमारे पास ट्रू आ गया। तो इसी के साथ बढ़ते हैं बेटा जी डी पार्ट की तरफ। अब डी पार्ट जो है वो हमारे को कह रहा है द स्ट्रिंग मिडल इज लार्जर देन द स्ट्रिंग फर्स्ट एंड स्मॉलर देन स्ट्रिंग लास्ट। अगर मान लो हम कहें कि जैसे इसने बोला है मिडल, और यहाँ पर इसको ये कह रहा है इज़ लार्जर देन फर्स्ट, तो अब लार्जर देन फर्स्ट कर देते हैं इसको, ये हमारे पास लार्जर देन फर्स्ट हो गया। और साथ में ही वो दूसरी चीज़ जो है वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि इट इज़ स्मॉलर देन द स्ट्रिंग लास्ट। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई। अब यहाँ पर जो है वो कह रहा है कि मिडल इज़ स्मॉलर देन लास्ट। तो यहाँ पर जो है प्रॉब्लम क्यों आ गई, क्योंकि मिडल जो है इसके पास 6 कैरेक्टर्स हैं बेटा जी, और लास्ट के पास 4 कैरेक्टर्स हैं। तो ऑब्वियस है यहाँ पर जो मिडल स्ट्रिंग है वो बड़ी है और लास्ट स्ट्रिंग जो है वो छोटी है। और एंड स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर दोनों के ट्रू होने पे ही ट्रू देती है। तो अगर हम यहाँ एंटर करते हैं तो ये हमारे को फॉल्स देगा। तो बढ़ते हैं अब लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट जो है वो है हमारा ई पार्ट। ई पार्ट में हमारे पास जो है वो जस्ट कह रहा है कि एक स्टेशनरी हमने लिस्ट बनानी है। तो हम स्टेशनरी जो है वो यहाँ पर टाइप करते हैं और इस तरह से एक ब्लैंक लिस्ट जो है वो क्रिएट कर देते हैं। तो ये हमारे पास ब्लैंक लिस्ट क्रिएट हो गई। हम चाहें तो बाद में हम इसके अंदर जो मर्जी वैल्यूज़ जो है वो ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि लिस्ट जो है वो एक म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, उसे हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो ख़त्म बेटा। तो बढ़ते हैं बेटा फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन इज ऐड अ पेयर ऑफ पैरेंथेसिस टू ईच एक्सप्रेशन
सो दैट इट इवेल्युएट्स टू ट्रू। अब यहाँ पर अगर हम फर्स्ट एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो फर्स्ट एक्सप्रेशन को अगर हमने सॉल्व करना है, पहले मैं यहाँ पर पार्ट ए कर देता हूँ। अब अगर तुम देखोगे बेटा तो ये कह रहा है 0 इज इक्वल टू 1 और इज इक्वल टू नहीं, इनफैक्ट ये कंपेयर कर रहा है यहाँ पर कि ये इक्वल्स है या नहीं है। तो हम जानते हैं कि अगर मान लो हम सिर्फ इतनी सी कंडीशन चेक करेंगे तो ये फॉल्स आएगा, और अगर मान लो हम कहें कि 1 और डबल इक्वल्स मतलब हम इसको कंपेयर करें 2 के साथ, फिर हमारे पास ये फॉल्स आएगा। तो अब इसे हम यहाँ पर ट्रू कैसे यहाँ पर किसी तरह से प्रूव कर सकते हैं। तो ध्यान रखो बेटा जी, जो फॉल्स होता है इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द डिजिट 0। तो फॉल्स जो है वो एक तरह से 0 है, वो नल ब्रैकेट हो, नल ब्रैकेट का मतलब वहाँ पर नल लिस्ट हो, वहाँ पर नल ट्यूपल हो, या वहाँ पर सिंपल 0 हो, तो वो फॉल्स है। अब अगर मान लो हमें पता है कि वो 0 है, तो अब अगर तुम्हें दो कंडीशन दी जाएं, एक 1 जो कंपेयर कर रहा हो 2 से और एक 0, तो वो दोनों की दोनों जो हैं वो अपने आप ट्रू हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी? जैसे मैं तुम्हारे को कंफ्यूज नहीं करता हूँ, यहाँ पर जो है वो लिख कर दिखा देता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर जो है मैं पैरेंथेसिस में कंडीशन ले लेता हूँ 1 और यहाँ पर इक्वल्स 2। तो जो पैरेंथेसिस में मैंने यहाँ पर कंडीशन ली है वो हम जानते हैं कि फॉल्स है, और फॉल्स है तो मतलब वो जो है वो हमारे को आउटकम देगा 0 और 0 इक्वल 0। तो अगर हम पूरे यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है हमारा, उस पूरे एक्सप्रेशन का यहाँ आउटकम देखेंगे तो हमारे पास ट्रू आएगा। तो तुम्हें पता चल जाएगा यहाँ पर सेट ऑफ पैरेंथेसिस तुमने कैसे यूज़ करनी है, और ये सामने ट्रू आ गया। ठीक है जी। अब बेटा जी नेक्स्ट है हमारे पास जो बी पार्ट है, उसमें ये कह रहा है 2 + 3। तो सबसे पहले 2 + 3 जो है वो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है, पहले मैं एक्सप्रेशन जो है वो नोट डाउन कर देता हूँ तुम्हारे लिए, उसके बाद जो है वो आगे करते हैं इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पर अगर हम देखें बेटा जी, तो हमारे पास जो है वो 4 + 5 अगर हम करते हैं तो 9 आता है, 5 इज इक्वल टू 7 नहीं है, 2 + 3 5 आता है। तो अब यहाँ पर जो हमारी पैरेंथेसिस है वो कहाँ पर लगनी चाहिए? तो यहाँ पर अगर तुम देखो बेटा, ये जो 3 = 4 है, अगर मान लो इसे हम यहाँ पर पैरेंथेसिस में ले लें तो ये आउटकम देगा 0, और 2 + 0 + 5 जो है वो हमारे पास 7 आ जाएगा। तो अगर तुम ये जानते हो तो यहाँ पर ये जो हमारे पास 3 है, इससे पहले जो है वो पैरेंथेसिस ओपन कर दो और यहाँ पर जो है इसे पैरेंथेसिस को क्लोज कर दो, तो ऐसे में 3 = 4 पूरा 0 बन जाएगा। तो अब अगर मान लो हम इसे इवेल्युएट करेंगे पूरे एक्सप्रेशन को, तो ये हमारे पास ट्रू आ जाएगा। क्लियर है बेटा? 2 + 0 + 5। ठीक है, तो अगर क्लियर है तो अब हमारा जो सी है, यहाँ पर मैं पहले सी पार्ट मेंशन कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो हमारा सी पार्ट है बेटा वो है 1 <-1 = 3 > 4। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें बेटा तो 1 is less than -1 फॉल्स है, 3 > 4 फॉल्स है। तो जब ये दोनों ही फॉल्स हैं तो जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियस है वो ट्रू आएगा, क्योंकि दोनों के दोनों जो है वो आउटकम हमारे को 0 देंगे। तो हम यहाँ पर जो डबल इक्वल्स जो भी हमारा यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर है जो यहाँ पर कंपेयर कर रहा है, उससे अगर हम लेफ्ट और राइट हैंड साइड के एक्सप्रेशंस की बात करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिया और यहाँ पर लिया, तो ये दोनों के दोनों आउटकम हमारे को जो है वो फॉल्स देंगे, और फॉल्स देंगे मतलब 0 देंगे, 0 देंगे तो 0 = 0 होता है, तो ये हमारे पास ट्रू आ जाएगा। तो ये हो गया बेटा जी हमारा 4th क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं बेटा जी 5th क्वेश्चन की तरफ। 5th क्वेश्चन कहता है राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, और सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है वो मेंशन कर देता हूँ कि मैं 5th क्वेश्चन कर रहा हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये 5th का फर्स्ट पार्ट है, इसमें इसने बोला है num1 = 4 और दूसरे में इसने बोला है num2 = num1, और इसमें ये कह रहा है प्लस कर दूँ मैं 1। ठीक है, तो मेरा नंबर 1 जो था, जो num1 से रिप्रेजेंट किया था वो था 4। ठीक है, अब इसने क्या किया है, सेकंड एक्सप्रेशन में कहा है कि num2 वेरिएबल लूँ और उसकी जो वैल्यू है वो num1 + 1 रखूँ, यानी 5 रखूँ। तो ठीक है, मैंने num2 जो है उसको 5 रख दिया, और उसके बाद थर्ड एक्सप्रेशन में ये फिर दोबारा से कह रहा है num1 = 2। ठीक है, ये ले लेते हैं, और फिर ये कह रहा है कि प्रिंट num1 num2। तो ये दोनों के दोनों जो भी नंबर इसने हमारे को वेरिएबल जो दिए थे वो ये हमसे चाह रहा है कि हम इसको वापस दें। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखना बेटा, जब हमने थर्ड एक्सप्रेशन में num1 = 2 लिया था तो वो क्या करेगा, वो जो पहले हमने वहाँ पर वेरिएबल को वैल्यू असाइन की थी जो कि 4 थी, वो उसको डिस्ट्रॉय करके वहाँ पर एक नया वेरिएबल बनाएगा num1,
और उसकी वैल्यू अब ये यहाँ पर 2 लेगा। तो अब यहाँ पर num1 इज इक्वल टू 4 एक्सप्रेशन खत्म हो जाएगा थर्ड लाइन के बाद हमारी। तो अब num1 हमारा जो है वो 2 है और जो num2 है वो हमारा 5 है। तो जब हम एंटर करते हैं, ये तुम्हारे सामने है बेटा जी, 2 और 5, ठीक है। अब बी जो पार्ट है इसका, अब बी पार्ट में ये कह रहा है num1 num2 इक्वल्स 2,6। ये सिंपल वैल्यूज को असाइन करने का एक दूसरा तरीका है जो साइमल्टेनियस है, जो एक ही स्टेप में वहां पर दो वैल्यूज असाइन करता है। फर्स्ट जो होती है वो फर्स्ट को और सेकंड जो है वो सेकंड को असाइन की जाती है। तो num1 जो है उसकी वैल्यू अब 2 हो गई है, num2 की वैल्यू अब 6 हो गई है बेटा। अब उसके बाद जो है ये सेकंड हमारे पास एक एक्सप्रेशन दे रहा है जिसके अंदर num1 num2 और इक्वल्स में हमारे को ये दे रहा है यहाँ पर num2 num1 प्लस 2। अब इसमें इसने किया क्या है, जो सेकंड एक्सप्रेशन है इसमें इसने num1 की वैल्यू अब num2 रख दी है और num1 की वैल्यू num2 रख दी है। तो num2 कितना है अब हमारा, num2 जो है वो है हमारा 6। तो अब num1 जो है वो हो गया 6। अब num2 की वैल्यू इसने रख दी है num1 प्लस 2। लेकिन ध्यान रखना साइमल्टेनियस इवैल्यूएशन के अंदर ये सेम स्टेप में कैलकुलेट होती है। तो ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर num1 पहले कैलकुलेट होगा और फिर num2 कैलकुलेट होगा। तो num1 की वैल्यू जो भी इससे प्रीसीडिंग स्टेप तक थी वो ही यहाँ पर ली जाएगी। तो पहले जो थी वो यहाँ पर 2 थी, तो यहाँ पर ये 2 लेकर उसको अब 4 कर देगा। तो हमारे लिए जो नई वैल्यूज हो जाएंगी वो 6 और 4 हो जाएंगी। नेक्स्ट में ये प्रिंट चाह रहा है हमसे, तो प्रिंट हम इसको दे देते हैं। प्रिंट जो है वो हमारे पास num1 यहाँ पर num2 और ये हमने एंटर दिया और ये हमारे पास 6 और 4 आ गई। क्यों आई है 6 और 4, तुम्हारे को क्लियर होना चाहिए बेटा ध्यान से। जब कभी भी साइमल्टेनियस असाइनमेंट होता है यानी किसी एक ही स्टेप में असाइनमेंट होता है तो एक वैल्यू जो होती है, अब जैसे हमने यहाँ पर num1 या num2 जो भी ली थी, उसमें जो दूसरे एक्सप्रेशन या पहले एक्सप्रेशन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम पहले क्या ऑपरेट कर रहे हैं दूसरा कौन सा ऑपरेट कर रहे हैं, वो दोनों के दोनों साइमल्टेनियस ऑपरेशन माने जाते हैं। तो अब ऐसे में हमारे पास num2 जो था वो num1 प्लस 2 था, लेकिन फिर भी यहाँ पर num1 की पहले वाली वैल्यू यानी 2 जो है वो ली गई है, जो नई वाली वैल्यू है यानी 6 वो नहीं ली गई। ये क्लियर होना चाहिए बच्चे, ठीक है। अब जो हमारा सी पार्ट है उस पर चलते हैं। अब सी पार्ट में ये कह रहा है num1 num2 इज इक्वल टू 2 3, ठीक है। यहाँ पर फिर से उसने दो वेरिएबल ले लिए num1 num2 और इनकी जो वैल्यू उसने असाइन करी है वो 2 और 3 असाइन करी है, ठीक है। अब ये कह रहा है num3 एक वेरिएबल ले लो, ठीक है, हम ले लेते हैं। उसके बाद वो कहता है num2, ठीक है। अब इसमें जो है वो इसको असाइन कर रहा है num1, ओके 1 और फिर num3, ठीक है, उसके बाद जो है 1, ठीक है। अब यहाँ पर num3 जो है वो उसने num1 कर दिया है, तो num1 जो है वो फर्स्ट एक्सप्रेशन में हमारा 2 था। अब क्योंकि वो 2 था तो सेकंड एक्सप्रेशन में num3 हमारा अब 2 हो जाएगा, ठीक है। और जो num2 है वो पहले लिया था 3, लेकिन अब जो है वो ये कह रहा है num2 जो है वो num3 प्लस 1 है। अब प्रॉब्लम ये है कि इससे पहले वाले स्टेप में num3 जो है वो डिफाइन ही नहीं था। तो जब वो वहाँ पर डिफाइन ही नहीं था तो ये किस तरह से वहाँ पर उसको कुछ भी ले सकता है। अब ऐसे में अगर हम इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं तो ये इस तरह से हमारे को एक एरर दे देगा। क्यों दे देगा, क्योंकि num3 जो है वो पहले से डिफाइन ही नहीं है। जो सेकंड स्टेप में हम वहाँ पर उससे वैल्यू मांग रहे हैं वो फर्स्ट स्टेप में डिफाइन होनी चाहिए। कोई से भी स्टेप में जो भी वैल्यू चाहिए वो उस स्टेप से पहले डिफाइन होनी चाहिए, सेम स्टेप में डिफाइन नहीं की जा सकती। तो इसीलिए यहाँ पर जो है वो एरर आ जाएगा और यहाँ पर जो इसने आउटपुट हमसे मांगा है प्रिंट num1 num2 num3 वो हम नहीं दे पाएंगे। अब यहाँ पर अगर हम प्रिंट और यहाँ पर हम num1 num2 num3 करते हैं, num1 num2 और num3 करते हैं और हम यहाँ पर एंटर करते हैं तो ये हमारे को एरर दे देगा। तो ये हमारे लिए 5th क्वेश्चन हो गया बेटा जी। अब बढ़ते हैं 6th की तरफ। 6th क्वेश्चन कहता है विच डेटा टाइप विल बी यूज टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा वैल्यूज एंड वाई। तो सबसे पहले पार्ट ए देखते हैं, पार्ट ए। अब पार्ट ए जो है वो यहाँ पर हमसे कहता है नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर। हम सब जानते हैं कि वो 12 होते हैं, तो अगर मान लो वो 12 की बात कर रहा है या एक गिवन सेट ऑफ मंथ्स की भी बात कर रहा हो तो वो हमेशा नंबर में ही रिप्रेजेंट होगा। तो क्योंकि वो नंबर में रिप्रेजेंट होगा और वो एक होल नंबर होगा तो वो एक इंट की तरह लिया जाएगा। तो ठीक है,
उसके बाद जो है वो यहाँ पर बी पार्ट पे आ जाते हैं। अब बी पार्ट जो है वो हमसे क्या कह रहा है, रेजिडेंट ऑफ दिल्ली और नॉट। अब वो कह रहा है कि या तो दिल्ली का वो रेजिडेंट है या वो नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो या तो यस या फिर नो हो सकता है, या फिर ट्रू या फिर फॉल्स हो सकता है। तो अगर ऐसा है तो हमारे पास ये डेटा जो है ये बूलियन डेटा हो जाता है। उसके बाद हमारे पास मोबाइल नंबर। अब ये जो है इट इज़ अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब मोबाइल नंबर जो है वो होता तो एक इंटीजर है, हम सब जानते हैं। लेकिन बेटा जी एक मोबाइल नंबर में कभी भी हमें प्लस या माइनस करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। कभी भी वहाँ पर जो नंबर होता है उसमें हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई कुछ भी ऐसा नहीं करते जो कि इंटीजर ऑपरेशन की तरह यूज़ किया जाए। मोबाइल जो है वो एक आइडेंटिटी की तरह यूज़ किया जाता है। तो एक अगर आइडेंटिटी की तरह एक नंबर यूज़ किया जाता है तो उसको एक स्ट्रिंग लिया जाता है। वो जस्ट एक सीक्वेंस है वहाँ पर जो डिजिट्स हैं उसकी, जो कभी भी कंपेयर की जाती है जब कभी भी वहाँ पर मोबाइल नंबर को हमने मैच करना होता है। कभी भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं होता तो हम उसको इंटीजर क्लास नहीं देंगे और हम उसे क्लास देंगे स्ट्रिंग। अब उसके बाद जो है वो हमारे पास है बेटा जी डी में ये कह रहा है पॉकेट मनी। अब वो टाइम चले गए बेटा जी जब वहाँ पर हमारी चवनियाँ अठनियाँ काम करती थी, मतलब 25 पैसे और 50 पैसे जो हैं वो हुआ करते थे। तो अब जो पॉकेट मनी है वो 100% है कि इंटीजर ही होती है, तो इसीलिए हम उसको इंट में लेंगे, वहाँ पर फ्लोट वैल्यू नहीं होती। उसके बाद जो है नेक्स्ट है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर जो है वो बिल्कुल फ्लोट वैल्यू में हो सकता है क्योंकि वो नंबर तो होता है और लेकिन वो फ्लोट वैल्यू बिल्कुल ले सकता है, तो इसे हम फ्लोट से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। उसके बाद जो है वो हमारे पास एफ पार्ट आ गया है और एफ पार्ट में हमें कह रहा है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। ये भी डिपेंड करता है साइड पे, और अगर मान लो ये डिपेंड कर रहा है साइड पे तो साइड बिल्कुल फ्लोट हो सकती है, तो इसे भी हम फ्लोट ही लेंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बेटा जी नेम ऑफ द स्टूडेंट। नेम ऑफ द स्टूडेंट है तो किसी एक स्टूडेंट का नाम ऑब्वियस है वो स्ट्रिंग की तरह ही रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो स्ट्रिंग की तरह रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं स्ट्रिंग। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ कंसिस्ट करता है बेटा जी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, जो भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनकी एक सीक्वेंस है। डन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हमारा 6th क्वेश्चन का फाइनल पार्ट यानी एच पार्ट। यहाँ पर ये कह रहा है एड्रेस ऑफ द स्टूडेंट। एड्रेस ऑफ द स्टूडेंट भी बिल्कुल वैसे ही जैसे कि नेम ऑफ द स्टूडेंट है एक स्ट्रिंग की तरह होता है, तो क्योंकि वहाँ पर भी हमारे पास एक अल्फ़ा न्यूमेरिक बोल सकते हैं। क्योंकि अल्फ़ा न्यूमेरिक इसलिए क्योंकि अब मान लो हाउस नंबर 3 है या हाउस नंबर 63 है, तो ऑब्वियस है वो एक नंबर हो गया ना, तो वहाँ पर अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ होते हैं और वहाँ पर नंबर्स भी यूज़ होते हैं, लेकिन ये जस्ट एक सीक्वेंस है। तो क्योंकि ये जस्ट एक सीक्वेंस है वहाँ पर कैरेक्टर्स की, इसको भी हमने कोई भी ऑपरेशन नहीं देना होता, तो ये भी हमारे लिए एक स्ट्रिंग की तरह लिया जाता है। तो बस बेटा जी ये हो गया हमारा 6th क्वेश्चन। तो बढ़ते बेटा 7th क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग व्हेन num1 इज इक्वल टू 4, num2 इज इक्वल टू 3, num3 इज इक्वल टू 2। तो जैसा कि तुम देख सकते हो बेटा जी मैंने ऑलरेडी स्टेटमेंट्स जो हैं वो स्क्रिप्ट मोड में यहाँ पर पहले ही एंटर कर दिए हैं। यहाँ पर num1, num2, num3 को मैंने सबसे पहले असाइन किया है बेटा 4, 3, 2 जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है। अब यहाँ ए पार्ट में उसने कहा था हमारी जो स्टेटमेंट थी वो थी num1 प्लस इक्वल्स num2 प्लस num3। इसका मतलब ये हुआ बेटा जी हमने वहाँ पर जो है num1 को वहाँ पर एक इंक्रीमेंटल असाइनमेंट देना था, यानी वहाँ पर प्लस इक्वल्स जो यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर होता है वो देना था, और num2 और num3 को प्लस करना था। तो बेसिकली ये क्वेश्चन जो है ये इट इज़ ऑल अबाउट प्रेसिडेंस। तो प्रेसिडेंस जो है बेटा वो कहाँ, एक पूरी टेबल दी हुई है तुम्हारे चैप्टर में, अगर तुमने चैप्टर पूरा ढंग से पढ़ा हो बेटा, उसमें तुम्हें वो बताते हैं कि कौन सा ऑपरेटर पहले जो है वो लिया जाता है लॉजिकली और कौन सा ऑपरेटर जो है वो पाइथन बाद में प्रेफर करती है ऑपरेट करना। तो यहाँ पर जो हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है एडिशन वो पहले लिया जाएगा बेटा, और उसके बाद जो है यहाँ पर num1 प्लस इक्वल्स जो भी हमारा सम है वो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि num2 प्लस num3 इसका मतलब 3 + 2 5 पहले हो जाएगा, और 4 प्लस इक्वल्स 5 जो है वो बाद में होगा। तो हमें फाइनल आंसर जो है वो इसमें 9 मिलने वाला है। ठीक है।
जो बी पार्ट है बेटा जी, उसके अंदर जो है मैं साथ साथ में तुम्हारे को ऐसा करता हूँ, जो आंसर्स हैं आंसर्स भी दिखा देता हूँ, और आंसर जो है वो कैसे कैसे आए तुम्हें वो भी पता चल जाएंगे। तो यहाँ पर जो है वो हम F5 प्रेस करते हैं और ये हमारे पास आंसर्स जो हैं वो इसके सामने ही आ गए। अब तुम्हें समझ में आ जाएगा इक्वल जो भी मैं तुम्हें बोलूँगा कि वो क्यों ऐसा हो रहा है। अब जो है बेटा जी बी पार्ट के अंदर अब नंबर हमने वही असाइन करने थे 4 3 2। इसमें वो कह रहा है num1 इज इक्वल टू num1, उसके बाद डबल एस्टेरिस्क और ब्रैकेट में है num2 प्लस num3। तो बेटा जी पैरेंथेसिस जो होती है उसके अंदर जो प्रेसिडेंस है वो कोई चीज़ काम नहीं करती, सबसे पहले जो है वो पैरेंथेसिस है। अगर वहाँ पर पैरेंथेसिस दे दी है, सिंपल जैसे मैथ्स में होता है, अगर ब्रैकेट्स हैं तो बेटा जैसे वहाँ पर ब्रैकेट्स पहले सॉल्व होती हैं, तो इसमें भी ऐसे ही है, सबसे पहले अगर पैरेंथेसिस में कुछ भी है तो वो पहले सॉल्व होगा। अगर मान लो वहाँ पर डबल एस्टेरिस्क साइन जो होता है वो सबसे पहले सॉल्व होता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें सबसे पहले पैरेंथेसिस ही लेनी पड़ेगी। तो num2 प्लस num3 अगर हम करेंगे तो 3 प्लस 2 जो है वो हमारे पास 5 हो जाएगा, और अगर हम num1 देखते हैं तो वो है 4, तो 4 टू द पावर 5 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि होता है हमारा 1024। तो ठीक है, अब उसके बाद सी पार्ट पे चलते हैं बेटे जी। सी पार्ट में ये कह रहा है num1 और उसके बाद डबल एस्टेरिस्क इक्वल्स है, जो कि वहाँ पर कह रहा है कि हमें पावर देकर उस वैल्यू को असाइन करना है। तो ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर जो है उनकी प्रेसिडेंस जो है वो बाद में ली जाती है, पहले एडिशन होता है। तो बाइनरी एडिशन पहले है, तो पहले num2 और num3 को प्लस करेंगे, 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, और उसके बाद हम उसको पावर में लेके जाएंगे num1 की यानी 4 की। तो 4 टू द पावर 5 अगर हम देखें तो ये हमारे पास बी स्टेटमेंट और सी स्टेटमेंट जो है वो हमें सेम रिजल्ट देंगी 1024। उसके बाद है हमारा बेटा डी पार्ट। डी पार्ट जो है उसमें फिर दोबारा से हमने नंबर जो है वो असाइन कर दिए हैं, और स्टेटमेंट जो है वो कह रही है बेटा जी num1 इज इक्वल टू स्ट्रिंग 5 प्लस स्ट्रिंग 5। अब ऐसे में बेटा जी num1 जो है वो कन्वर्ट हो गया है स्ट्रिंग में, जो भी उसकी पहले इंटीजर वैल्यू थी वो वेरिएबल जो है वो अब डिस्ट्रॉय हो गया है, यानी अब जो है वो num1 जो होगा वो स्ट्रिंग 5 प्लस स्ट्रिंग 5 जो भी है वो हमारे को आंसर देगा। दो स्ट्रिंग जब वहाँ पर ऐड की जाती हैं तो वो एक तरह से कॉन्कैटिनेट कर जाती हैं, मतलब एक दूसरे के बाद लग जाती हैं, रहती लेकिन वो स्ट्रिंग ही है। अब जैसे इसके अंदर 5 और 5 55 बन जाएगा, लेकिन ये 55 जो है ये नंबर की तरह काम नहीं करेगा। अब मैं अगर इसमें बाद में चाहूँ कि हाँ नंबर 1 प्लस नंबर 2 करूँ, तो ऐसे में वो कोई रिजल्ट नहीं देगा बल्कि एरर दे देगा बेटा, क्योंकि अब जो है वो नंबर 1 जो है वो स्ट्रिंग हो चुकी है, लेकिन नंबर 2 जो है इट इज़ स्टिल 3 विच इज़ एन इंटीजर। तो ये हमारा डी पार्ट हो गया बेटा। अब ई पार्ट पे चलते हैं। ई पार्ट में ये हमसे कोई नंबर नहीं चाह रहा, ये सिंपल हमसे चाह रहा है 4.00 स्लैश पैरेंथेसिस 2.0 प्लस 2.0। पैरेंथेसिस में जो भी नंबर्स हैं वो पहले ऐड होंगे, तो बेटा जी वो 4.0 हो जाएंगे, और उसके बाद अगर मान लो 4.00 को हम 4.0 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियस है हमारे पास फ्लोट में 1 आएगा। फ्लोट में 1 आएगा मीन्स 1.0 हमारा फाइनल आंसर होगा, जैसा तुम देख भी सकते हो बेटा आंसर ऑफ पार्ट ई यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो ये। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास बेटा एफ पार्ट जो है मैं इसे ऊपर ले जाता हूँ। अब एफ पार्ट में ये चाहता है हमसे कि हम इसे नंबर 1 दें, और नंबर 1 जो है वो यहाँ पर तुम देख ही सकते हो कि एक उसने सीक्वेंस दी हुई है ऑपरेशंस की, एक के बाद एक के बाद एक। तो अब यहाँ पर प्रेसिडेंस जो है मैंने जैसा तुम्हें पहले बताया, सबसे पहले तो बेटा जी पैरेंथेसिस सॉल्व करनी पड़ेगी। तो पैरेंथेसिस जो है वो सॉल्व करते हैं, और पैरेंथेसिस में भी क्योंकि एक पैरेंथेसिस है तो सबसे पहले जो इनर मोस्ट पैरेंथेसिस होती है वो सॉल्व होती है बेटा। तो 3 मल्टीप्लाई होगा 12 से सबसे पहले, दैट विल गिव यू 36, 36 माइनस 8 दैट इज़ 28, और उसके बाद जो है बेटा जी हम अब जो है वो प्रेसिडेंस जो है वो शुरू हो जाएगी। प्रेसिडेंस में अगर हम देखें तो हमारे पास जो है बेटा जी मल्टीप्लाई और डिवाइड जो है वो पहले होता है, प्लस बाद में किया जाता है। तो अगर प्लस बाद में किया जाएगा तो 2 को अभी हम रहने देते हैं, पहले हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं और 10 से डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास बेटा जी क्योंकि 28 आ गया था, 28 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल गिव अस 252। 252 डिवाइडेड बाई 10 इट विल गिव अस 25.2, देन वी विल ऐड 2 एंड फाइनली वी विल गेट 27.2। तो ये हमारे पास ऑर्डर रहेगा बेटा। अब जी पार्ट में फिर से हम असाइन कर देते हैं 432, और अब हमारे पास नंबर 1 जो है वो तुम देख ही सकते हो 24/4/2। अब इसमें बेटा जी लेफ़्ट टू राइट चलेंगे, क्योंकि जब हमारे पास सेम प्रेसिडेंस के कोई भी ऑपरेशन होते हैं बेटा तो हम लेफ़्ट टू राइट जो है वो चलते हैं।
तो अब लेफ्ट टू राइट अगर हम चलते हैं 24 डिवाइडेड बाई 4 दैट गिव्स अस 6 एंड व्हेन 6 डिवाइडेड बाई 2 इट गिव्स अस 3। तो हमारे पास फाइनल आंसर जो है वो 3 आ जाएगा। उसके बाद बेटा जी एच पार्ट पे चलते हैं। फिर से हमने नंबर असाइन कर दिए हैं। नंबर 1 जो है नाउ इट इज़ फ्लोट 10। अब ध्यान रखना क्योंकि हमने फिर दोबारा से उसको असाइन कर दिया है तो जो भी उसकी प्रीसीडिंग वैल्यू है, जो भी हमने पहले उसको असाइन की थी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। मतलब नंबर 1 जो है, जो नंबर 1 है इट इज़ नो मोर 4। अब जो है वो हो गया है फ्लोट 10। तो फ्लोट 10 जो है वो 10.0 होता है। तो अब ऑब्वियस है जब भी तुम उसको प्रिंट कमांड दोगे तो तुम्हारे पास 10.0 आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज नंबर 1 इज इक्वल टू इंट 3.14। अब फिर से वही, जैसा मैं तुम्हें हमेशा बताता हूँ बेटा जी, जब कभी भी हम किसी एक वेरिएबल को कोई दूसरी वैल्यू असाइन करते हैं तो उसकी पहली वाली वैल्यू जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो अब जो नंबर 1 है तुम्हारा num1, उसमें आ जाएगी इंट वैल्यू ऑफ 3.14। और इंट वैल्यू ऑफ 3.14 सिंपल वहाँ पर जो डेसिमल पॉइंट्स होते हैं उन डेसिमल पॉइंट्स को तुम हटा दोगे, सिंपल जो भी तुम्हारे पास फ्लोर वैल्यू है वो तुम्हारे को मिल जाएगी, दैट इज़ 3। ये आ गया बेटा जी। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा जी जे पार्ट, और इसमें ये बाय को बाय से ये यहाँ पर कंपेयर कर रहा है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना, लेफ्ट में अगर हम देखते हैं तो बी इज़ कैपिटल बट वाई एंड ई आर लोअर केस, और अगर हम राइट में देखते हैं तो वो तीनों के तीनों जो हैं वो अपर केस में हैं। और पाइथन जो है बेटा जी वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो अगर वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है तो इट कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन लोअर केस एंड अपर केस। तो यहाँ पर लेफ्ट जो ऑपरेंड है हमारा वो राइट ऑपरेंड के इक्वल नहीं है, वो अलग है, तो इसीलिए यहाँ पर फॉल्स आएगा। और इसी के साथ हम बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमारा यहाँ पर है प्रिंट 10, और ये एक्सक्लेमेटरी इक्वल साइन जो है ये होता है बेटा जी नॉट इक्वल टू चेक करने के लिए। 9 एंड 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लेफ्ट ऑपरेंड की बात करें तो लेफ्ट ऑपरेंड हमारा है यहाँ पर 10 इज नॉट इक्वल टू 9, तो ये चेक कर रहा है तो ये ट्रू है। उसके बाद जो राइट हमारे पास ऑपरेंड है वो है बेटा जी 20 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20। हम सब जानते हैं 20 इज इक्वल टू 20, तो हमारे पास राइट ऑपरेंड भी इसमें ट्रू है। तो जब यहाँ पर दोनों ही पार्ट हमारे ट्रू हैं बेटा जी, तो ऐसे में हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो ट्रू ही आएगा, क्योंकि एंड जो है वो अगर दोनों वहाँ पर लेफ्ट और राइट ऑपरेंड ट्रू होते हैं सिर्फ तब वो हमें ट्रू देता है। तो इस केस में क्योंकि वो दोनों ही ट्रू हैं तो फाइनल आंसर हमारा ट्रू। यहाँ पर एल पार्ट को करने के लिए हम इंटरेक्टिव मोड ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास स्टेटमेंट है बेटा जी वो स्टेटमेंट तुम एक पार्ट में नहीं समझ पाओगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एंड का अगर लेफ्ट ऑपरेंड देखें तो लेफ्ट ऑपरेंड के अंदर हमारे पास एक काफ़ी बड़ी स्टेटमेंट है, उसको हम जरा पहले जो अलग अलग हैं पार्ट उसके अलग अलग ले लेते हैं। तो हमारे पास 10 + 6 और उसके बाद है हमारे पास *2 *2। तो अब अगर हम इस स्टेटमेंट को देखें बेटा जी तो इसमें सबसे पहले जो है वो एक्सपोनेंट फंक्शन जो है वो काम करेगा। एक्सपोनेंट फंक्शन जो है वो 2 to the power 2 है, तो हमारे पास वो हमें 4 दे देगा, जो कि तुम देख सकते हो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ये सबसे पहले किया जाएगा। उसके बाद जो है वो क्योंकि एस्टेरिक्स जो है उसकी प्रेसिडेंस बाइनरी प्लस से ऊपर होती है तो 6 से मल्टीप्लाई होगा ये, दैट विल गिव यू 24 एंड then that 24 will be added to 10 and finally you will get 34. You can see that, yes, and then 9/4 minus 3। तो ये जो है ये हमारे पास उसका जो राइट पार्ट है जिसके अंदर हम नॉट इक्वल टू कंपेयर कर रहे हैं। तो अब इसमें हम देखते हैं तो 9 फ्लोर डिवीजन 4 जो है वो हमारे को देगा 2 - 3 इज -1, तो इसमें हमारे पास -1 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों इक्वल नहीं है, और यही हमारी स्टेटमेंट वहाँ पर चाह रही है। तो इसका मतलब एंड का लेफ्ट ऑपरेंड जो है बेटा जी एल पार्ट में वो ट्रू हो गया। राइट ऑपरेंड जो है वो अगर हम देखें तो उसमें 29 डिवाइडेड बाई 9 दैट विल गिव अस 3 पॉइंट समथिंग, और जो भी हमारे पास आएगा 3 पॉइंट समथिंग ऑब्वियस है वो वहाँ पर 29 से स्मॉलर है, तो हमारे पास राइट ऑपरेंड भी ट्रू हो गया, क्योंकि जो राइट ऑपरेंड है वो यही कह रहा है 29 इज ग्रेटर देन इक्वल 29 डिवाइडेड बाई 9। तो क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट और राइट ऑपरेंड दोनों ही ट्रू हैं, और एंड स्टेटमेंट जब दोनों ही ऑपरेंड वहाँ ट्रू होते हैं तो हमें फाइनल ट्रू देती है, तो हमारे पास एल पार्ट ट्रू आएगा। तो अब तुम देख सकते हो इसका आंसर, अगर मैं इसको रन करता हूँ तो एल पार्ट जो है ये तुम्हारे पास यहाँ पर ट्रू है। क्लियर बेटा?
एम पार्ट के लिए फिर से हम चलते हैं इंटरेक्टिव मोड में बेटा। इंटरेक्टिव मोड में चल के हम देखते हैं यहाँ पर जो भी हमारे पास एंड का लेफ्ट ऑपरेंड है उसमें पहले क्या दिया हुआ है, उसमें है हमारे पास 5 मॉड्यूलो 10 एंड देन प्लस 10। तो अब इसमें मॉड्यूलो ऑपरेशन जो है वो पहले परफॉर्म किया जाएगा क्योंकि उसकी प्रेसिडेंस जो है वो पहले होती है। तो मॉड्यूलो ऑपरेशन जो है वो बेटा जी क्योंकि हमें रिमाइंडर देता है तो 5 डिवाइडेड बाई 10 जो है वो हमें वहाँ पर रिमाइंडर 5 दे देगा, क्योंकि हम यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो 0 लेंगे। 10 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 5 ये हमारे पास 5 आएगा, तो रिमाइंडर हमारा 5 हो गया। 5 प्लस 10 15 होते हैं, तो जब हम एंटर प्रेस करते हैं तो ये हमारे पास आ गया 15 बेटा। उसके बाद जो है वो ये कह रहा है कि 15 इज़ स्मॉलर देन 50, जो कि ट्रू है। और राइट हैंड साइड में जो है एंड के वो हमसे कह रहा है 29 इज़ लेस देन और इक्वल टू 29। हम जानते हैं 29 इज इक्वल टू 29, तो इसका मतलब राइट ऑपरेंड भी ट्रू है, और क्योंकि दोनों ही ट्रू हैं तो एंड हमें फाइनल रिजल्ट ट्रू देगा। तो एम पार्ट जो है एम पार्ट भी हमारा यहाँ पर ट्रू आएगा। इसको भी हम ज़रा रन करके देखते हैं। तो ये हमारे पास एम पार्ट जो है वो आ गया ट्रू। उसके बाद जो है वो हमारे पास नेक्स्ट है बेटा जी एन पार्ट। अब एन पार्ट में ये कह रहा है हमसे 0 इज़ स्मॉलर देन 6, और हम जानते हैं कि वो जो है ट्रू है, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास ट्रू आ गई। अब अगर हम राइट हैंड साइड और स्टेटमेंट की ना भी पढ़ें तो और ऑपरेटर हमें ट्रू ही देगा। क्यों? क्योंकि अगर एक सिंगल ट्रू भी होता है तो भी और ऑपरेटर हमें ट्रू ही देता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं बेटा जी, तो और का यहाँ पर जो राइट ऑपरेंड है वो अपने आप में काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, तो उसके अंदर भी ज़रा अलग अलग चलते हैं। सबसे पहले एंड स्टेटमेंट देखते हैं। यहाँ पर एंड स्टेटमेंट का राइट जो ऑपरेंड है वो तो सिंपल हमारे को कह रहा है 10 इज़ लेस देन 0, जो कि फॉल्स है। तो अब फिर से मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि एंड ऑपरेटर में भी हमें दो देखने की ज़रूरत नहीं होती। अगर एक फॉल्स है तो वो तो बिल्कुल फॉल्स ही हो जाएगा हमारे लिए, लेकिन फिर भी देखते हैं। अब यहाँ पर वो कह रहा है 10, जो हमारे पास डबल इक्वल साइन है वो कंपेयर कर रहा है कि वो 6 के इक्वल है या नहीं है, तो हम जानते हैं कि वो नहीं है। तो 10 डबल इक्वल 6 हमें फॉल्स देगा, लेकिन क्योंकि उसके बाहर जो है वो हमारे पास नॉट जो है वो लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये जो नॉट है ये उस फॉल्स को ट्रू कर देगा। तो अब ये पूरा जो हमारे पास ब्लॉक है ये हमारे पास ट्रू हो गया, ये पूरा ब्लॉक जो है फॉल्स हो गया। ट्रू एंड फॉल्स हमारे पास फॉल्स आएगा, और यहाँ पर ये जो ब्लॉक है ये हमारे पास ट्रू है, और ट्रू और जो हमारा ये पूरा ब्लॉक था जो कि फॉल्स आया था क्योंकि बीच में और ऑपरेटर है तो वो हमें ट्रू देगा। तो फाइनली हमारे पास n जो है वो ट्रू आएगा। तो ये तुम्हारे पास फिर से F5 मैं दबा रहा हूँ यहाँ पर, और ये तुम्हारे पास सामने ही है स्क्रीन, और ये तुम्हारे पास पार्ट n का आंसर यहाँ है तुम्हारे पास ट्रू। तो बस बेटा जी ये है 7th। तो बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। कैटेगराइज द फॉलोइंग एज सिंटेक्स एरर, लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर। तो सबसे पहला जो है वो सिंपल है बेटा जी 25 डिवाइडेड बाई 0। तो बच्चे इसमें कोई सिंटेक्स एरर तो नहीं है, सिंपल हम वहाँ पर उसको एक नंबर दे रहे हैं और हम कह रहे हैं उसको 0 से डिवाइड करो। और लॉजिकल एरर जो है वो तो जब तक लॉजिक हमें पता नहीं है कि हम वहाँ पर चाहते क्या आउटपुट, तब तक हम कह ही नहीं सकते कि लॉजिकल एरर है या नहीं है। लेकिन हाँ, रन टाइम एरर तो पक्का है। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी जो है वो यहाँ पर प्रोग्राम में डिफ़ाइन नहीं होती। तो यहाँ पर अगर मान लो हम 25 डिवाइडेड बाई 0 करेंगे तो वो रन टाइम एरर तो देगा ही। तो यहाँ पर एंटर करके देखते हैं, तो ये हमारे पास इस तरह से 0 डिवीज़न एरर जो है वो आ गया। उसके बाद जो है हमें इसने बोला हुआ है num1 इज़ इक्वल टू 25। उसके बाद जो है वो num2 जो है वो हमारे को फिर से वो 0 कह रहा है लेने को, तो हम ले लेते हैं 0, ये हमने ले लिया। अब उसके बाद ये कह रहा है कि हम num1 को डिवाइड करें num2 से। तो इसमें अगर हम देखें तो कोई चेंज नहीं है, वो सिंपल 25 डिवाइडेड बाई 0 ही बोल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है वो उसने पूरा अगर देखें तो एक num1 इज़ इक्वल टू 25 ले दिया है, फिर num2 इज़ इक्वल टू 0 ले दिया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर कोई मिस्टेक जो है वो अगर हम करेंगे तो वो इंटेंशनल मिस्टेक होगी हमारी। तो यहाँ पर रन टाइम एरर तो आएगा ही आएगा, और ये लॉजिकल एरर भी है। अगर हम वहाँ पर हम मतलब ये जानते हैं कि num2 इज़ इक्वल टू 0 है और num1 डिवाइडेड बाय num2 हम कर रहे हैं, तो ये लॉजिकल एरर भी है। लेकिन ये देगा हमारे को 0 डिवीज़न एरर ही, यानी रन टाइम एरर।
और इसी के साथ 8 जो है वो ख़त्म हो गया बेटा जी। तो बढ़ते हैं हम 9th की तरफ। 9th जो है, 9th क्वेश्चन हमें कह रहा है अ डार्ट बोर्ड ऑफ रेडियस 10 यूनिट्स and the wall it is hanging on are represented using a two-dimensional coordinate system with the board center at coordinate 0 0। तो ठीक है, एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट है और 0 0 जो है, जो ओरिजिन होता है हमारा, वो ही वहाँ पर जो डार्ट बोर्ड है उसका सेंटर है। ओके, वेरिएबल्स x and y store the x coordinate and the y coordinate of a dart that hits the dart board। ठीक है, हमने एक जो डार्ट है वो डार्ट सामने फेंकी, वो जो डार्ट है इट हिट्स द बोर्ड, और जहाँ पर भी इसने बोर्ड को हिट किया है वहाँ पर जो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट है वो हमने x और y वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिए। ओके, राइट अ पाइथन एक्सप्रेशन यूजिंग वेरिएबल्स x एंड y दैट इवेल्युएट्स टू ट्रू इफ द डार्ट हिट्स इज विद इन द डार्ट बोर्ड। अगर मान लो डार्ट जो है वो विद इन है डार्ट बोर्ड के, अब इसके अंदर जो है उस चीज़ का ध्यान रखना कि वो जो रेडियस का एंड पॉइंट होता है, रेडियस के एंड पॉइंट पे भी नहीं होनी चाहिए, तब भी वो हिट नहीं करेगी उसे। ठीक है, हम ले सकते हैं लेकिन गलत होगा, मैं वैसे तुम्हें लॉजिकली बता रहा हूँ, हमेशा लेस देन रेडियस में ही वो वहाँ पर हिट करनी चाहिए। एंड देन इवेल्युएट द एक्सप्रेशन फॉर दीज डार्ट कोऑर्डिनेट्स। तो अब देखते हैं इसे हम किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्क्रिप्ट मोड पे चलते हैं। तो यहाँ पर ये हमने इंटरेक्टिव मोड ले लिया है। स्क्रिप्ट मोड पे कंट्रोल एन के साथ हम चले गए, या अगर आप मैक में हैं तो कमांड एन, और ये हमने इंटरेक्टिव मोड जो है वो हमारा बंद कर दिया। अब ध्यान से सबसे पहले जो है हमें इनपुट लेने हैं। तो यहाँ पर जो है वो हम इनपुट ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास इनपुट जो हैं वो इन फॉर्म में दिए हुए हैं, इंटीजर्स हैं, लेकिन फिर भी तुम चाहो तो इधर तुम फ्लोट ले सकते हो। तो सबसे पहले जो है वो x जो है, क्योंकि उसने x वेरिएबल कहा था, यहाँ पर हम ले लेते हैं और इसे हम फ्लोट, चाहें तो फ्लोट ले लें, इंट चाहें तो इंट ले लें। इसमें हम इनपुट स्टेटमेंट ले लेते हैं अपनी। तो ये हमारी इनपुट स्टेटमेंट आ गई। जो यूज़र है उसे नहीं पता चलेगा कि यहाँ पर क्या हमने पुट करना है, तो यहाँ पर हम उसको बता देते हैं कि यहाँ पर जो है वो x कोऑर्डिनेट ऑफ द डार्ट जो है वो उसने देनी है हमें। तो ये हमारे को वो x कोऑर्डिनेट ऑफ द डार्ट दे देगा। उसके बाद जो है सेम हम यहाँ पर y के लिए लेते हैं, यहाँ पर भी एक फ्लोट ले लेते हैं। फ्लोट के अंदर फिर से हमें एक इनपुट स्टेटमेंट चाहिए, ये हमने इनपुट स्टेटमेंट ले ली। और उसके बाद जो है वो हम उसको भी बता देते हैं कि यहाँ पर जो है वो हमें y कोऑर्डिनेट जो है वो दे दें। तो ये जो है ये हमारे को y कोऑर्डिनेट दे देगा। तो हमारे पास x और y कोऑर्डिनेट्स तो आ गए। अब x और y कोऑर्डिनेट्स का हम क्या करें? तो अब जो है वो हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं डार्ट का। अब जो है वो यहाँ पर मैं तुम्हें बता देता हूँ, कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस ऑफ द डार्ट, और पूरा बता देते हैं हम इसको फ्रॉम द सेंटर। तो हम सेंटर से वहाँ पर जो भी डिस्टेंस है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है जी। अब अगर हम सेंटर से डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारा जो फार्मूला होगा उसको हम d ले लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला तुम्हें पता होगा बेटा। डिस्टेंस फार्मूला जो होता है वो क्या होता है? डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और पूरा जो भी आता है उसका हम स्क्वायर रूट करते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर हम पैरेंथेसिस के अंदर क्योंकि उसका हम स्क्वायर रूट करते हैं, तो यहाँ पर हम ध्यान रखना, मैथ लाइब्रेरी में हमारे पास स्क्वायर रूट का एक अलग मेथड होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमारे को ये एक मेथड जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो भी हमारे पास ये पैरेंथेसिस होगी इसका यहाँ पर ये वाला एक्सपोनेंट सॉल्व किया जाएगा, मतलब 0.5 हाफ, जो कि उसको स्क्वायर रूट देगा। और इस पैरेंथेसिस के अंदर जो है वो हमने वहाँ पर दोनों जो हमारे पास x2 माइनस x1 होल स्क्वायर है और y2 माइनस y1 होल स्क्वायर है उसका सम लेना होगा। तो ये ले लिया हमने यहाँ पर उनका सम, किनका? दो हमारे पास जो भी होल स्क्वायर हैं। तो ये हमारे पास दो होल स्क्वायर आ गए। होल स्क्वायर के लिए हमें यहाँ पर फिर से एक्सपोनेंट जो है वो देना पड़ेगा। यहाँ पर एक्सपोनेंट 2 दे देते हैं और इसी तरीके से यहाँ पर भी एक्सपोनेंट 2 दे देते हैं। और अब यहाँ पर इस पैरेंथेसिस के अंदर अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ हमें पैरेंथेसिस की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो एक्सपोनेंट होते हैं वो हमेशा जो हमारा प्लस साइन है उससे पहले ऑपरेट किए जाते हैं।
तो ये और ये इनकी हमें प्रॉब्लम नहीं है, ये पहले कैलकुलेट किए जाएंगे और उसके बाद जो है वो वहाँ पर प्लस किया जाएगा। तो ठीक है, अब हमारे पास जो है वो यहाँ पर क्या चाहिए हमें, वो चाहिए x2 माइनस x1, और x2 यहाँ पर जो है वो हमारा x है, माइनस x1 क्या है यहाँ पर, x1 जो है वो 0 है। तो यहाँ पर हम -0 पुट करें या -0 ना पुट करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रोग्राम जो होते हैं उनके अंदर कोई नहीं देखता, यूज़र जो है उसे सिर्फ बाहर तुम क्या दे रहे हो वो पता चलता है। तो यहाँ पर हम चाहें तो इस तरह से हम इसे कर सकते हैं, क्योंकि हम उसको कोई वेरिएबल नहीं दे रहे हैं कि हाँ हम उसको x1 बाद में वो चेंज कर सकता है, हम जानते हैं कि x1 हमेशा ओरिजिन रहेगा। तो हमारे लिए ये जो फार्मूला है ये कंप्लीट फार्मूला है जो हमें वहाँ पर डिस्टेंस दे रहा है, लेकिन हमें चाहिए तो नहीं वहाँ पर सिर्फ डिस्टेंस, हम वहाँ पर प्रिंट तो नहीं करना चाहते इसे। तो जो वो चाहता है वो ये चाहता है कि अगर ये डिस्टेंस जो है वो रेडियस, अब रेडियस जो है वो यहाँ पर हमने लिया नहीं है अभी तक, तो रेडियस जो है वो हम पहले ले लेते हैं, क्योंकि रेडियस जो है वो एक कांस्टेंट है, उसको हम पहले से यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं कि r जो है वो हमारा 10 यूनिट्स है। ठीक है, ये हमने 10 यूनिट ले लिया। अब जो है वो d अगर मान लो हमारा r से छोटा है, मैं पहले ही बता रहा हूँ कि ये इक्वल भी हो सकता है, लेकिन वो जो है वो इसने कहा भी नहीं है और लॉजिकल भी नहीं है, क्योंकि अगर तुम कभी भी डार्ट बोर्ड के ब्रिम पे हिट करते हो तो वो हिट जो है वो ऑब्वियस है, डार्ट जो है दैट विल फॉल डाउन। तो अब यहाँ पर हम जो है वो थोड़ा सा लॉजिकल चल के यहाँ पर हम सिर्फ ये कहते हैं कि हमें वो वहाँ पर d अगर हमारा लेस देन r है तो वो हमारे को वहाँ पर ट्रू दे। तो ये तब हमें ट्रू देगा जब हमारा जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी लेस देन रेडियस। तो सिर्फ इतना छोटा सा एक प्रोग्राम है हमारे पास, और अब जो है वो हम यही वैल्यूज़ जो हमें दी हुई हैं इन वैल्यूज़ को लेकर देखते हैं कि क्या ये हमारे को प्रोग्राम जो है वो वही रिज़ल्ट दे रहा है जो हमें चाहिए। तो सबसे पहले जो है वो इसको हम सेव कर देते हैं। सेव करने के लिए हम चलते हैं हमारा जो भी फेवरेट फोल्डर है एक्सरसाइज फाइल्स, और एक्सरसाइज फाइल्स के अंदर हम यहाँ पर एक नया फोल्डर बना लेते हैं चैप्टर 5, और चैप्टर 5 में जो है बस इतना ही काफ़ी है चैप्टर 5, और चैप्टर 5 के अंदर हम इसे क्वेश्चन नंबर के हिसाब से सेव कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पर 9। तो ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया और ये हमने इसको सेव कर दिया। F5 से पहले हम यहाँ पर ज़रा करेक्शन कर लेते हैं। ये हमारे पास यहाँ हमने y जो है वो टाइप नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो x स्क्वायर है तो ये हमारे पास y स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पर जो है वो ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हम इसको। अब जो है सेव करके रन करते हैं और हमारे पास जो है वो x कोऑर्डिनेट जो है वो हमने पुट करना है a पार्ट के लिए जो कि है 0, और फिर से हमारे पास a पार्ट के लिए y कोऑर्डिनेट 0 है और ये आ गया हमारे पास ट्रू। तो इसका मतलब हमने बिल्कुल सही हिट किया है, ये जो है ये विद इन बोर्ड है। अब उसके बाद जो है इसे दोबारा से रन करते हैं बी पार्ट के लिए। अब बी पार्ट के लिए अगर हम रन करते हैं तो उसमें ये कह रहा है 10 10, तो अब जो है वो 10 और दूसरी बार फिर से 10 एंटर करते हैं और इस बार ये फॉल्स आ गया। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि इसके अंदर जो आंसर आएगा वो हमारा 10 आएगा और 10 इज़ नॉट लेस देन 10, तो इसीलिए हमारे पास फॉल्स हो गया। ये बिल्कुल उसकी जो ब्रिम है उस पर जाकर हिट कर रहा है। उसके बाद जो है वो हमारे पास है 6 6, तो हम 6 6 के लिए यहाँ पर एंटर करते हैं और तुम जानते हो आंसर, अगर हम यहाँ पर 6 6 करते हैं तो ये ट्रू आना चाहिए। ये हमारे पास ट्रू आ गया। एक बार फिर से रन करते हैं इसे डी पार्ट के लिए, और डी पार्ट में हमने यहाँ पर जो है वो वैल्यूज़ दी हुई हैं 7 और 8, और हमने यहाँ पर 7 लिया और यहाँ पर हमने इसको 8 लिया और ये हमारे पास आ गया फॉल्स। अगर तुम यहाँ पर जानना चाहते हो कि तुम्हारे पास डी क्या आ रहा है तो तुम यहाँ पर अलग से यहाँ पुट भी कर सकते हो। यहाँ पर हम प्रिंट डी लेस देन आर से पहले जो है वो प्रिंट डी भी कर सकते हैं। उससे तुम्हारे को क्लियर हो जाएगा कि तुम्हारे पास डी की वैल्यू क्या आ रही है। जैसे कि 7 8 वाले केस में अगर तुम कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर दिखा देता हूँ कि अगर मान लो हम यहाँ पर 7 और 8 पुट करते हैं तो वो हमारे पास 7 और 8 ये फॉल्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो आंसर है बेटा जी वो आ रहा है 10.63 जो कि 10 से ग्रेटर है, तो इसीलिए हमारे पास फॉल्स आ रहा है। तो ये हमारे पास हो गया बेटा जी 9th क्वेश्चन। अब जो है वो 10th की तरफ बढ़ते हैं। अब बेटा जी 10th क्वेश्चन हमसे कहता है राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू कन्वर्ट टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट
If water boils at 100 degrees Celsius and freezes at 0 degrees Celsius, use the program to find out what is the boiling point and freezing point of water on the Fahrenheit scale. और हमें वहाँ पर फार्मूला दिया हुआ है, तुम देख ही सकते हो कि कितना भोला सा प्रोग्राम है ये। मतलब कंप्यूटर साइंस ही कितनी भोली है, अपने आप वहाँ पर वो फार्मूला हमारे को दे रही है और हमें कह रही है यहाँ पर यही वाला फार्मूला लिखो। बस ये है कि हमें जो है वो थोड़ा सा अलग ढंग से कह रही है, और क्योंकि इसने कहा है कि प्रोग्राम बनाओ तो हम यहाँ पर स्क्रिप्ट मोड पे चल देते हैं, हम इसका प्रोग्राम बना के देते हैं इसको। हमें यहाँ पर वो कह रहा है कि सेल्सियस जो है वो इनपुट की तरह लेना है, तो हम जो है वो यहाँ पर सी जो है वो इसमें इनपुट की तरह ले लेते हैं, क्योंकि ये कह रहा है कि कन्वर्ट करना है हमने टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट। तो सी जो है वो हमारे को इनपुट की तरह मिलेगा। अब सी जो है वो अगर इनपुट की तरह मिलेगा तो हम फ्लोट ले लेते हैं। यहाँ पर फ्लोट में हम इससे इनपुट ले लेंगे, ये हमने इनपुट ले लिया। उसके बाद जो है वो हम यहाँ पर उसको बता देंगे कि वहाँ पर उसने देना क्या है हमें। तो उसने देना है हमें टेम्परेचर, पूरा अगर लिखना चाहो तो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, और ये हमने इसको दे दिया डिग्री सेल्सियस। अब ये हमारे को यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर देगा, और जो भी वो टेम्परेचर देगा उसे हम वहाँ पर कन्वर्ट कर देंगे F में। और F जो है वो हमारे पास यहाँ बताया हुआ है। पहले हम यहाँ पर ये फार्मूला जो इसने दिया हुआ है यही वाला लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पर C ले रहे हैं, उसके बाद हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 9/5 से, और जिस हिसाब से अगर इसने दिया हुआ है हम बिल्कुल सेम उस हिसाब से लिखेंगे तो कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि यहाँ पर जो है मैंने गलती से प्लस की जगह इक्वल साइन जो है वो ले लिया। अब यहाँ पर जो है वो अगर हम प्रेसिडेंस की बात करें बेटा जी, तो प्रेसिडेंस के हिसाब से हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न जो है वो पहले होती हैं और एडिशन जो है वो बाद में होता है। तो अगर मान लो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न पहले हो रही है तो हमारे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हम चाहते ही हैं कि 9 और 5 जो हैं पहले वो डिवाइड हो जाए, सी से मल्टीप्लाई हो जाए। और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में आपस में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ध्यान रखना, जब वो सेम प्रेसिडेंस वाले होते हैं तो वहाँ पर वो लेफ़्ट टू राइट चलते हैं। तो यहाँ तक मतलब अगर हम टोटल कहें तो हमें यहाँ टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास यहाँ F जो है वो सीधा सीधा आ जाएगा। अब अगर हमारे पास F आ गया तो हम क्या करें? तो सीधी सी बात है, हमने वहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट देनी है ताकि वहाँ पर उसे पता चल जाए कि हमने जो है उसे फ़ारेनहाइट में निकाल लिया है। तो यहाँ पर हम उसको एक प्रिंट स्टेटमेंट दे देंगे, उसमें हम लिख देते हैं टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज़, और यहाँ पर इसके बाद जो है वो हम यहाँ पर उसको F दे देते हैं। और बस इतना सा ये प्रोग्राम है छोटा सा। इसको अब ज़रा सेव भी कर लेते हैं। सेव, फिर से हम अपनी फेवरेट लोकेशन जो है हमारी डेस्कटॉप एक्सरसाइज फाइल्स इसमें करते हैं, और यहाँ पर जो है वो हमारे पास ये चैप्टर 5 है ही। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 10 कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें हमने सेव कर दिया इसे, और अब जो है वो अब जब रन करेंगे तो ये इस तरह से हमसे एक टेम्परेचर मांगेगा, और फिर उसी के कॉरस्पॉन्डिंगली हमें वो वहाँ पर जो भी फ़ारेनहाइट स्केल में टेम्परेचर है वो देगा। तो जैसा कि इसने कहा है हमसे 100 डिग्री और 0 डिग्री जो हमारे पास हैं, जो कि हमारे बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट हैं, उनको कन्वर्ट करना है। तो उन्हीं को करके देखते हैं। पहले 100 ले लेते हैं, और ये हमारे पास दे रहा है टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज़ 212, बिल्कुल सही है। और उसके बाद जो है फिर दोबारा से इसको रन करते हैं, और इस बार जो है हम फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो देंगे इसे इनपुट में, यानी हमारा 0, और ये हमने दिया, एंड इट कम्स आउट टू बी 32, जो कि बिल्कुल सही है। 32 से 212 जो है ये इसकी रेंज होती है बेटा जी, 0 से लेकर 100 वाली जो हमारी सेल्सियस के अंदर है। तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अगर हम चाहते बेटा इसके अंदर वो वहाँ पर लिख कर दे हमें कि जो भी हमारे पास टेम्परेचर है वो बॉइलिंग पॉइंट है या फ्रीजिंग पॉइंट है, तो हम यहाँ पर इस प्रोग्राम को थोड़ा सा बदल भी सकते थे। मतलब अगर मान लो हमने इसको इस तरह से दिया है, जो कि फर्स्ट पार्ट के लिए जो है वो बिल्कुल सही है। ध्यान रखना, फर्स्ट पार्ट जो है वो फर्स्ट सेंटेंस में ही ख़त्म हो गया इसका, क्योंकि इसने कहा था एक प्रोग्राम हमने बनाना है जो वहाँ पर डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर रहा है। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, वो हमें बॉइलिंग पॉइंट मांग रहा है। तो इसके अंदर जो है वो सेम प्रोग्राम जो ऊपर हमने लिखा है, अगर हम यहाँ पर देखें तो कितना चेंज आएगा वो मैं तुम्हारे को कॉपी पेस्ट से ही समझा देता हूँ। ये देखो, अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो है वो अब इसे हम हैश जो है वो तो हटा देते हैं, क्योंकि ये हम यूज़ करने वाले हैं। अब कितना फ़र्क आने वाला है वो देखो। यहाँ पर जो इनपुट तुम मांग रहे हो वो इनपुट तुम टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस जो है वो मत लो,
तुम यहाँ पर बोलो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में लोगे तो यहाँ पर उसको ये चीज़ बता दो कि हम इसको डिग्री सेल्सियस में ले रहे हैं। उसके बाद ये जो है ये हमने डिग्री सेल्सियस ले लिया। अब यहाँ पर जो है वो बॉइलिंग पॉइंट लिया है तो मैं इसको बी ले लेता हूँ, ये मैंने और कैपिटल में ही ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे जनरली वेरिएबल असाइनमेंट जो है वो लोअर केस में की जाती है, लेकिन अभी हमसे कोई नहीं पूछने वाला, अभी हम बहुत छोटे बच्चे हैं 11th क्लास के और कंप्यूटर साइंस जस्ट हमने शुरू की है। तो यहाँ पर ये बी जो है ये हमने यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट ले लिया बेटा, ये बॉइलिंग पॉइंट ले लिया और बिल्कुल इसी को मैं कॉपी करके नेक्स्ट एक स्टेटमेंट फिर दोबारा से इनपुट की दे देता हूँ और इसमें जो है मैं इसको फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो मान लेता हूँ। और इस बार जो है वो मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ इसको, मैंने इसे कैपिटल एफ दिया है जो कि गलत है। तो अब यहाँ पर जो है मैं इसको या तो एफ पी कर देता हूँ इसे, ये फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, और इसी तरीके से बॉइलिंग पॉइंट को भी मैं थोड़ा सा और अच्छा कर देता हूँ, मैं इसको बी पी कर देता हूँ। ठीक है, अब फ्रीजिंग पॉइंट भी मैंने मांगा है इससे फ्रीजिंग पॉइंट, तो यहाँ पर जो है वो इससे लिख देते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये हमारे पास दो इनपुट स्टेटमेंट हो गई और यहाँ पर ये हम इस तरह से इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। अब इस चीज़ का ध्यान रखना, जो भी तुम्हारी ये कन्वर्जन है, अब यहाँ पर जो कन्वर्जन होगी वो तुम्हें 2 बार करनी पड़ेगी। अब वो जो 2 बार करनी पड़ेगी वो जो f है वो f नहीं होगा, क्योंकि f सेम अगर तुम 2 बार कन्वर्ट करोगे तो वो याद रखो जब दूसरा वेरिएबल सेम नाम का बनता है तो पहला वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो यहाँ पर जो है वो हम कर देते हैं बॉइलिंग पॉइंट इन फ़ारेनहाइट, तो इसको हमने BPF कर दिया। अब यहाँ पर हमने BPF कर दिया और यहाँ पर हमने इसको BP कर दिया, ये हमारा BP है। यही सेम जो है यही हमने दोबारा से वहाँ पर फार्मूला लेना है और इसी को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। लेकिन अब जो है वो बॉइलिंग पॉइंट नहीं है हमारा, अब है फ्रीजिंग पॉइंट, तो अब मैं इसको FPF कर देता हूँ, फ्रीजिंग पॉइंट इन फ़ारेनहाइट, और यहाँ पर जो है वो इनपुट में जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो ले लेता हूँ सेल्सियस। ठीक है, और प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो अब यहाँ पर जो है वो इस तरह से हम जो ये थी इसी को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ये हमने यहाँ पर पेस्ट कर दी। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन, यहाँ पर जो है वो डिग्री सेल्सियस को हटाकर हमें अब डिग्री फ़ारेनहाइट चाहिए, तो हम यहाँ पर सिर्फ फ़ारेनहाइट जो है वो लिख देते हैं। तो इन फ़ारेनहाइट और इस कर देते हैं, और यहाँ पर जो है स्पेस की भी ज़रूरत नहीं है, अगर हम कॉमा सेपरेटेड वहाँ पर वो दे रहे हैं तो वो अपने आप स्पेस हमें देगा। और यहाँ पर जो है वो हमारा बॉइलिंग पॉइंट था, क्या बॉइलिंग पॉइंट था BPF, तो हमने BPF कर दिया। सेम ये जो हमारे पास प्रिंट स्टेटमेंट है इसी को लेते हैं, कॉपी करते हैं और इसको नीचे पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पर जो हमारे पास है वो अब क्या हमें चाहिए वहाँ पर, अब चाहिए हमारे को फ्रीजिंग पॉइंट, तो फ्रीजिंग पॉइंट लेते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट, और यहाँ पर जो है वो FPF कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम जो है वो रेडी है। देखें ये काम करता है या नहीं। अब यहाँ पर जो है ये F5 जो है वो हम दबाते हैं और ये हमारे पास सामने आ गया, और ये हमसे मांग रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन डिग्री सेल्सियस, तो हम जानते हैं 100 होता है। ठीक है, ये हमने दे दिया उसको। फ्रीजिंग पॉइंट मांग रहा है, ये हमने इसको 0 दे दिया, और अब ये हमें आंसर देगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट इज़ 212, जैसा कि पहले कैलकुलेट हुआ था बेटा जी, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट इज़ 32। तो इस तरह से तुम वही सेम प्रोग्राम जो है उसे स्पेसिफिकली वहाँ पर एग्जीक्यूट करवा सकते हो बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट के लिए। तो इसी के साथ हमने 10th क्वेश्चन कर लिया है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द 11th वन। अब 11th क्वेश्चन जो है वो कह रहा है बेटा जी, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट द अमाउंट पेएबल इफ मनी हैज़ बीन लेंट ऑन सिंपल इंटरेस्ट। Principal on the money lent is equal to P, rate of interest is equal to R% per annum, and time is equal to T years. Then simple interest is equal to SI is equal to P into R into T upon 100. Amount payable is equal to principal plus SI. ये कंप्यूटर साइंस ने हमारे को कौन सी क्लास में पहुंचा दिया है। अच्छे वाले बच्चे जो हैं वो सारी क्लासेस पास करते 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 11th में पहुंचे थे, और ये जो कंप्यूटर साइंस है ये बेइज्जती है एक तरह से इतने बड़े बच्चों की। ये जो इतने कर्मठ बच्चे हैं, जो इतनी मेहनत करने वाले बच्चे हैं, इनको ये यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना सिखा रहा है। एनीवे पी देखो बेटा, इसके अंदर हमने PRT जो है वो ये कह रहा है कि इनपुट लेने हैं। तो PRT अगर हमने गिवन इनपुट लेने हैं तो यहाँ पर जो है जैसे हम हमेशा ही करते हैं, सबसे पहले हम फ्लोट ले लेंगे
और फ्लोट के अंदर जो है वो हम यहाँ पर इनपुट ले लेंगे, और इनपुट में बता ज़रूर देना बेटा जी हाँ क्या चाहते हो तुम यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है वो पी के लिए उसने बोला है प्रिंसिपल और मनी लेंड, तो हम यहाँ पर प्रिंसिपल लिख देते हैं। तो यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट कर देते हैं, ये प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा हमारा, और इनपुट ले लिया हमने। इसके बाद आर जो है वो कैपिटल में ही कह रहा है, हम भी कैपिटल में ले लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और सबसे पहले तो वही फ्लोट, इसके अंदर जो है वो फ्लोट लेने के बाद जो है वो नेक्स्ट जो है वो हमारा इनपुट, और उसके बाद जो है वो यहाँ पर हम ले लेंगे नेक्स्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो परसेंट में देगा, ऑब्वियस है, तो यहाँ पर एक इक्वल साइन और लगा देता हूँ मैं, और ये हमने इक्वल साइन लगा दिया। इसी के साथ ही हमारी स्टेटमेंट जो है ये ख़त्म। एक हल्का सा गैप दे दिया ताकि थोड़ा सा सही दिखे। टी जो है वो हमें वहाँ पर ईयर्स के अंदर जो है वो चाहिए। तो पहले शुरुआत जो है शुरुआत तो वही फ्लोट से होगी, उसमें हम इनपुट लेंगे और उसके बाद हम उसको बताएंगे कि हाँ हमें जो टाइम है वो ईयर्स में दे। तो यहाँ पर जो है टाइम, और फिर ब्रैकेट के अंदर जो है वो ऐसा कर देते हैं, हम लिख देते हैं इसको इन ईयर्स, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए जो भी दे रहा है हमारे को उसमें। तो ये हमने उसको सब कुछ बता दिया। अब जो है वो हमने क्या करना है, हमने SI कैलकुलेट करना है। SI कैलकुलेट करना है, हम SI को SI ले लेते हैं, और इसके लिए उसने वहाँ पर फार्मूला हमारे को सामने दिया ही हुआ है। तो यहाँ पर वही फार्मूला जो है वो लेना है। जस्ट हमने क्या ध्यान रखना है, वहाँ पर उसने क्रॉस किया है तो हमने यहाँ पर एस्टेरिस्क साइन जो है वो ले लेना है, PRT कर दिया, और हमने इसको डिवाइड कर देना है 100 से, जैसा कि हम फार्मूले में करते हैं। ये हमारे पास SI आ गया। उसके बाद हम अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट जो है वो हमारे पास AM ले लेते हैं, और वो होगा हमारे पास P प्लस SI, और यहाँ पर जो है वो हम उसको बता देंगे टोटल अमाउंट पेएबल जो है हम प्रिंट स्टेटमेंट में दे देते हैं उसको कि क्या मिलेगा उसे। टोटल अमाउंट पेएबल आफ्टर के बाद हम यहाँ पर उसको जो भी उसने दिया था वो ही वापस दे देते हैं। तो उसने T दिया था तो यहाँ पर उसको T दे देते हैं आफ्टर T ईयर्स, और यहाँ पर उसको कह देते हैं हम इज़, और जो भी हमने वहाँ पर अमाउंट निकाला है वो हम अब क्योंकि रुपीज़ में निकाल रहे हैं तो रुपीज़ में बता देते हैं रुपीज़, और ज़रूरी नहीं है रुपीज़ में, वो डॉलर में निकालना चाहे डॉलर में निकाल लेता है तो हम रुपीज़ हटा देते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पर जो है वो इज़ करके दे देते हैं, और यहाँ पर जो है वो हमारा अमाउंट आ जाएगा। तो बस ये हमारा प्रोग्राम जो है वो बन गया। इसको हम सेव करते हैं। सेव करने की हमारी जो फेवरेट लोकेशन है, चलते हैं वहीं पर ही। हमारा डेस्कटॉप कहाँ गया, हमारा डेस्कटॉप ये रहा, एक्सरसाइज फाइल्स और चैप्टर 5। इसमें हम जो कर रहे हैं वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो क्या कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 को हमने सेव कर दिया, और यहाँ पर F5 जो है वो हमने प्रेस किया, और ये हमसे मांग रहा है प्रिंसिपल अमाउंट हम कितना डालना चाहते हैं। हम 1000 डालना चाहते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे को चाहिए 50% कम से कम। देखो जी हम नहीं देंगे वरना पैसे। और टाइम इन ईयर्स हम जो है सिर्फ 1 साल में वापस भी निकालना चाहते हैं। ठीक है जी। अब जो है वो हमारे को अमाउंट कितना देगा, ये हमारे को ये अमाउंट देगा 1500। क्यों? क्योंकि अगर 50% का इंटरेस्ट है तो 500 हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा, और 500 जो हमारा इंटरेस्ट आ गया वो उसके अंदर ऐड करेगा, हमारे पास 1500 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि हम सब कुछ सही कर रहे हैं। तो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही काम कर रहा है, और क्योंकि ये सही काम कर रहा है तो हम चलते हैं बेटा जी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से एक स्पेस जो है वो एक्स्ट्रा हो रहा है, एक स्पेस में हटा देता हूँ, फिर से सेव कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट हाउ मैनी डेज वर्क विल बी completed by 3 persons A, B and C together. A, B, C take X days, Y days and Z days respectively to do the job alone. The formula to calculate the number of days if they work together is XYZ divided by XY plus YZ plus XZ days where X, Y, Z are given as input to the program. कितना मुश्किल प्रोग्राम है। सब कुछ ये हमारे को दे रहा है, सारे फॉर्मूले हमारे को दे रहा है, तो फिर हमारे लिए बचा क्या। हमारे को सिर्फ यहाँ पर इजीली जो भी ये कह रहा है सिर्फ वो अच्छे बच्चों की तरह मानना है। और वो एक्स जो है वो चाहता है डेज़। अगर मान लो हम कहें कि जैसे कॉमन लैंग्वेज में हम बोलते हैं 2-2.5 दिन, तो ऐसा भी होता है 2.5 डेज़ जो है वो भी लिया जा सकता है। तो अगर मान लो हम मान के चलते हैं कि फ्रैक्शनल डेज भी हो सकते हैं, तो हमारे पास ये फ्लोट आ जाएगा।
तो यहाँ पर जो है, क्योंकि क्वेश्चन हमसे ऐसा कुछ नहीं बोल रहा, जब उसने हमसे कुछ नहीं बोला तो हम वहाँ पर टोटल जो भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो सारी की सारी देते हैं इसको, और उसके बाद जो है वो यहाँ पर उसको दे देते हैं नंबर ऑफ डेज A takes to complete the job alone। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास है A जितने दिन में भी उसको करता है, अब यहाँ पर जो है ये हमने कर दिया, और यहाँ पर जो है इसको कॉपी और इसके बाद पेस्ट, इसके बाद पेस्ट, और हमने जो इसके अंदर चेंज करना है वो सिर्फ इतना है कि यहाँ पर जो है इसको y कर देना है, यहाँ पर इसको z कर देना है, यहाँ पर जो है a की जगह b कर देना है, और यहाँ पर जो है वो a की जगह c कर देना है। तो ये हमारे पास जो इनपुट है वो आ गया। उसके बाद जो है वो हमने यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ डेज जो है उनको हम n ले लेते हैं। फार्मूला वही जो इसने फार्मूला हमारे को दिया हुआ है वो है हमारे पास एक्स वाई जेड। तो x यहाँ पर स्टार x, ये और ये हमारे पास मल्टीप्लाई में आ गया। अब डिवाइड करना है हमने इसको, और डिवाइड करने के लिए हम यहाँ पर जो है वो एक्स वाई ले रहा है, एक्स वाई, ये हमने ले लिया एक्स वाई, और फिर प्लस करना है, ये हमने प्लस कर दिया इसको। अब जो है वो वाई जेड ले रहा है, फिर प्लस कर दिया, और जेड एक्स। ध्यान रखना मल्टीप्लिकेशन हमेशा प्रायर होती है एडिशन के, तो हमारे को प्रॉब्लम नहीं है, नीचे हमारे को पैरेंथेसिस ज़्यादा यूज़ नहीं करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर तुम्हें प्रेसिडेंस जो है वो क्लियर ना हो बेटा, तो पैरेंथेसिस यूज़ करो, एक्स और वाई, वाई और जेड, जेड और एक्स के अंदर पैरेंथेसिस यूज़ करो अगर तुम्हें प्रेसिडेंस नहीं पता तो बेटा। अगर तुम्हें पता है तो हमें यहाँ पर पैरेंथेसिस की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हमारे लिए इतना प्रोग्राम काफ़ी है। और यहाँ पर जो है वो हम एक प्रिंट स्टेटमेंट दे देते हैं, और प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास आ जाएगी। जिस भी लैंग्वेज में ये चाह रहा है हमसे कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज इफ़ दे वर्क टुगेदर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इफ़ ए बी, गैप लेके इंग्लिश के रूल्स पूरे फॉलो करते हुए, ए बी एंड सी वर्क टुगेदर, they can finish the job, और जो भी है हमारे पास n, और जो भी हमारे पास n हमारे पास आया है, और क्योंकि हम डेज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर डेज। तो बस ये हमारा प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो गया। दोबारा से हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के लिए हम चलते हैं अपनी फेवरेट लोकेशन, डेस्कटॉप, एक्सरसाइज फाइल्स, और चैप्टर 5 क्वेश्चन नंबर हम जो कर रहे हैं इसके अंदर, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है वो हमारा 12 है। तो ठीक है, हमने 12 सेव कर दिया, और ये हमने F5 जो है वो दबाया। अब वो हमसे कह रहा है नंबर ऑफ डेज A टेक्स टू कंप्लीट द जॉब अलोन। हम कहते हैं कि इसको 12 डेज लगते हैं, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि नंबर ऑफ डेज B, इसको मान लो 15 डेज लगते हैं, C को मान लो 18 डेज लगते हैं। अब जो है वो हमें देगा कि तीनों अगर इकट्ठे काम करेंगे तो वो कितने डेज में कर लेंगे। तो ये हमने एंटर किया, इफ़ A, B एंड C वर्क टुगेदर दे कैन फिनिश द जॉब इन 4.8666, जितना भी है उतने डेज के अंदर ये उसको कंप्लीट कर लेगा। तो क्योंकि हमने वहाँ पर फ्लोट लिया था तो फ्लोट जो है वो हमारे को ऐसे ही आंसर देगा। लेकिन आंसर जो है इसमें ध्यान रखना, अगर हमने इंट भी लिया होता बेटा तो भी जो आंसर है, आंसर के अंदर वहाँ पर एक्यूरेसी पूरी आती, वो अपने आप उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर देता। जो डेज तुम एंटर कर रहे हो ना, वहाँ प्रॉब्लम आ जाती। तो कहीं पर भी प्रॉब्लम आती, वो तुम्हारे इनपुट में आए या तुम्हारे आउटपुट में आए, टोटल जो है वो आंसर मैच नहीं करता। तो हमेशा फ्लोट में लेना ज़्यादा अच्छा है, जब कभी भी वहाँ पर फ्लोट पॉसिबल हो तब बेटा। तो इसी के साथ इसे बंद करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है राइट अ प्रोग्राम टू एंटर 2 इंटीजर्स एंड परफॉर्म ऑल अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन देम। अब ये ऑल अरिथमेटिक ऑपरेशंस कह रहा है। अब ये ऑल अरिथमेटिक ऑपरेशन कह रहा है तो हमारे पास 7 ऑपरेशंस होते हैं बेटा। अब वो जो 7 ऑपरेशन है वो पूरे के पूरे जो हैं वो करके देखते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले जो है हम अपने स्क्रिप्ट मोड पे चलते हैं। यहाँ पर ये स्क्रिप्ट मोड हमने ले लिया। 2 नंबर जो हैं वो हम इससे ले लेते हैं, एक ए ले लेते हैं, और इस बार जो है वो उसने हमें कुछ कहा है इंटीजर, हाँ इंटीजर बोला है, तो यहाँ पर अब इंट लेना है बेटा। तो इंट ले लिया हमने, और इसे जो है वो इनपुट जो है वो मांग लिया हमने, और यहाँ पर जो है वो उससे मांगा हमने फर्स्ट नंबर,
ठीक है, ये जो है हमने फर्स्ट नंबर इससे मांग लिया। उसके बाद जो है वो चाहो तो सीधा सीधा जो कॉपी और पेस्ट है, जो कि बहुत ही मुश्किल होता है, हम हमेशा मुश्किल ही काम करेंगे यहाँ पर। तो ये जो है ये बेटा सेकंड नंबर जो है ये हमने इसको मांग लिया। अब यहाँ पर जो है ए और बी हमारे पास आ गए हैं, और अब जो है वो हम सीधी प्रिंट स्टेटमेंट इसको दे सकते हैं। तो प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास क्या होगी, यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट में हम इसको देंगे बेटा, इसने जो भी हमसे मांगा है यहाँ पर जो है वो हमारे पास फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर जो है बेटा, उसे कैसे पता चलेगा हम उसको क्या दे रहे हैं। तो इसलिए हमें पहले उसको बताना पड़ेगा कि हम उसे क्या दे रहे हैं। तो हम जैसे फर्स्ट ऑपरेशन जो है उसमें हम उसको a प्लस बी देंगे, तो ये हमारे को उसको बताना पड़ेगा कि हम उसको a प्लस बी दे रहे हैं। और a प्लस बी जो है वो किसके इक्वल आएगा, वो जो है वो सीधी सी बात है, वो आएगा a और प्लस b के, इसके इक्वल आएगा। यहाँ पर जो है वो उसको ये भी बता देते हैं कि जो उसने फर्स्ट नंबर जो है वो हमारे को दिया था उसे हमने a की तरह लिया है। तो यहाँ पर जो है मेंशन नहीं करेंगे, तो क्योंकि a और b जो है वो तो हमारे प्रोग्राम में है ना, जो यूज़र है यूज़र को नहीं पता। तो अब यूज़र को भी पता चल जाएगा कि हाँ, जो उसने फर्स्ट नंबर लिया था उसे हमने a लिया है, सेकंड नंबर जो उसने दिया था उसको हमने b लिया है, और अब जो है वो हम उसको a प्लस बी दे रहे हैं। और बिल्कुल सेम इसी तरीके से जो है वो तुम यहाँ पर फिर से एक प्रिंट स्टेटमेंट लोगे बेटा, उसके अंदर उसको बता ज़रूर दो कि हाँ तुम क्या कर रहे हो। तो मैं a माइनस बी कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ये मैंने उसको दे दिया। और उसके बाद जो है ऑपरेशन जो भी था मेरा a माइनस बी जो है ये ले लिया। थर्ड जो है वो मल्टीप्लाई ले लेते हैं बेटा, तो यहाँ पर जो है वो a एस्टरिस्क b जो है वो हमने लिया है, गैप ले लेते हैं थोड़ा सा कोड अच्छा दिखे हमारा उस लिए, और a, और यहाँ पर हमारे को गैप की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये दिखेगा नहीं बेटा। उसके बाद जो है वो प्रिंट के अंदर जो है वो हमने डिवीज़न जो है वो दिखानी है। तो हमारे पास जो है a यहाँ पर डिवाइडेड बाय स्लैश ले लेंगे हम, ये b दे दिया इसको, और ये हमने ये ले लिया, और यहाँ पर जो है वो हमारे को a स्लैश b मिल जाएगा। ये आ गया हमारे पास बेटा। इसके बाद जो है वो फिर से प्रिंट कमांड लेते हैं, और इस बार जो है वो इसको फ्लोर डिवीज़न दे देते हैं। तो फ्लोर डिवीज़न जो है उसके अंदर डबल स्लैश आएगा, और ये हमने ले लिया। और फिर से यहाँ पर बचे a डबल स्लैश b प्रिंट। नेक्स्ट जो है वो हमारा मॉड्यूलो ऑपरेटर लेते हैं बेटा। मॉड्यूलो ऑपरेटर जो है वो हम जानते हैं परसेंट साइन से जो है वो हम दिखाते हैं। तो ये हमारे पास परसेंट साइन आ गया, और ये इक्वल्स में दे दिया इसको, और यहाँ पर जो है वो a, और यहाँ पर जो है वो उसको परसेंट साइन जो है वो दे देते हैं, ये हमारा परसेंट साइन, और ये हमारे पास b आ गया। और लास्ट जो है वो हमारे पास a पावर b दे देंगे। तो यहाँ पर जो है वो हम इस तरह से a और डबल एस्टेरिक साइन, और ये हमारे पास b लिया हमने, और ये हमारे पास a, यहाँ पर डबल एस्टेरिक साइन b। तो ये जो हमारे पास 7 के 7 अरिथमेटिक ऑपरेशन है वो पूरे हो गए। चलो फिर अपनी फेवरेट लोकेशन पे, यहाँ पर हमारे पास डेस्कटॉप में एक्सरसाइज फाइल्स चैप्टर क्वेश्चन नंबर हम कौन सा कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर है 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 सेव कर लिया हमने, और अब इसकी बारी है ये हमें कुछ करके दें। तो ये हमने F5 जो है वो प्रेस किया। ओहो, इनवैलिड सिंटेक्स दे दिया इसने, क्यों? क्योंकि हमने जो है यहाँ पर कॉमा नहीं लगाया। कोई बात नहीं, कॉमा लगा देते हैं, उसके बाद फिर से सेव करते हैं। जो भी हमारे पास इंटरेक्टिव मोड खुला हुआ है उसे बंद कर दिया हमने, और इसी के साथ F5 ये आ गया बेटा जी हमारे सामने हमारा यूज़र इनपुट। अब यूज़र इनपुट जो है वो हम मान लो दे देते हैं, इसको हम देते हैं 11। ये हो गया हमारा पहला नंबर। दूसरा नंबर जो है वो हमने इसको दे दिया यहाँ पर 4। अब देखते हैं ये क्या क्या देता है। तो a प्लस बी, 11 प्लस 4 15, 11 माइनस 4 7, 11 मल्टीप्लाइड बाई 4 44, 11 डिवाइडेड बाई 4 2.75, और फिर उसके बाद जो उसने डबल स्लैश लिया है उसमें फ्लोर डिवीज़न, वही जो डिवीज़न में 2.75 आया है उसी की हमारे को फ्लोर वैल्यू दे दी है उसने। जब हम 11 को डिवाइड करेंगे 4 से तो क्वेश्चन आएगा 2 और रिमाइंडर आएगा 3, तो मॉड्यूलो में उसने हमारे को रिमाइंडर दे दिया है। और एक्सपोनेंट जो है वो हमारे पास जब हम 11 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा बेटा 14,641। तो इसका मतलब है कि हमारा प्रोग्राम जो है वो बिल्कुल सही काम कर रहा है। अगर ये सही काम कर रहा है तो फिर चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट वन इज राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप 2 नंबर्स यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास सबसे पहले जो है वो हमने स्क्रिप्ट मोड लिया हमारा।
इंटरेक्टिव मोड बंद कर दिया। अब स्क्रिप्ट मोड में जो है हमने इससे पहले 2 नंबर ले लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो सबसे पहले जैसे हमने पहले लिए थे, यानी इसने हमें नहीं बताया तो ठीक है, हमें नहीं बताया तो हम इसको वही फ्लोट से ही लेते हैं। अब यहाँ पर जो है वो फ्लोट ले लिया, फ्लोट के बाद जो है वो इनपुट जो है वो ले लेते हैं। इनपुट के अंदर जो है हमसे इससे नंबर मांगते हैं। कैसे मांगे? हम कहते हैं फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर जो है वो इसको बता देते हैं कि हम ए लेंगे, और उसकी ज़रूरत देखेंगे बाद में पड़ती है या नहीं पड़ती। जो बी है वो भी हम इसी तरीके से फ्लोट ले लेते हैं, उसमें हम इनपुट ले लेंगे, और इनपुट जो है उसके अंदर हम यहाँ पर उसे बोल देते हैं सेकंड नंबर देते हैं हमें, और इसे ये भी साथ में बता देते हैं कि सेकंड नंबर जो है उसको हम बी ले रहे हैं। ये हमने बी ले लिया। उसके बाद जो है यहाँ पर हम प्रिंट करते हैं 2 स्टेटमेंट्स। सबसे पहली जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट तो हमारी है सिंपल, बिफोर स्वैपिंग जो हमारे पास नंबर हैं, बिफोर स्वैपिंग a इज़ इक्वल टू, जो a है वो हमारे पास जो है वो सीधी सी बात है, हमारे पास जो भी हमारा a है वो ही है, और जो हमारा b है इसके अंदर वो हमारे पास यहाँ पर इज़ इक्वल टू b है, ठीक है। और अब जो है वो स्वैप करते हैं। अब स्वैपिंग में क्या करेंगे हम, यहाँ पर उसने कहा है एक थर्ड वेरिएबल लेना है हमने, ठीक है। हम एक थर्ड वेरिएबल ले लेते हैं। थर्ड वेरिएबल में यहाँ पर जो है वो हम a की वैल्यू स्टोर कर देते हैं। तो अब a जो है वो हमारा स्टोर हो गया है, ठीक है। अब जो है a की वैल्यू अगर स्टोर हो गई है तो अब a को हम यहाँ पर b दे देते हैं। लेकिन जो a की वैल्यू पहले वाली थी बेटा, वो हमने c में स्टोर की हुई है, तो टेंशन नहीं है। a की नई वैल्यू होने के बावजूद भी a की पहले वाली वैल्यू हमारे पास स्टोर है। अब हमने करना क्या है उसे, अब जो है b में हम वो वाली वैल्यू असाइन कर देंगे। तो b में हम c असाइन कर देते हैं। तो अब हमारे पास अगर हम देखें तो b में जो नई वैल्यू आई है वो वही वैल्यू है जो a की पुरानी वाली थी, क्योंकि वो हमने c में स्टोर कर दी थी और हमने b इक्वल c कर दिया। तो अगर वेरिएबल को यहाँ पर यूज़ करके हमने यहाँ पर जो पहले वाली वैल्यू थी वो लेनी है, जो भी स्वैपिंग है वो करनी है, तो ये हमारे पास एक तरीका है बेटा। और यहाँ पर अब प्रिंट दे देते हैं। अब प्रिंट जो है वो हमारे पास अगर हम देखें तो सेम यही हमारे पास प्रिंट आएगा, बस ये है कि बिफोर की जगह अब यहाँ पर आफ्टर आ जाएगा। तो ये कॉपी और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं आफ्टर, और बाकी कोई भी चेंज नहीं आएगा। a में हम a की ही वैल्यू डाल रहे हैं, b में हम b की ही वैल्यू डाल रहे हैं, लेकिन अब वो नई वाली वैल्यूज आएंगी। क्योंकि अगर हम लाइन जो देखते हैं बेटा जी, प्रिंट कमांड वो कब है वो उसके हिसाब से ही वहाँ पर देगी। क्योंकि स्वैपिंग से पहले हमने प्रिंट कमांड दी थी तो वो ऑब्वियस है, वो बिफोर स्वैपिंग हमारे को बताएगी, और जो आफ्टर स्वैपिंग है वो आफ्टर स्वैपिंग बताएगी। तो ठीक है, सेव करते हैं। डेस्कटॉप, एक्सरसाइज फाइल्स, चैप्टर 5, और क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा हो गया है, क्वेश्चन नंबर जो है वो आ गया है हमारा 14। तो ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। F5, और ये हमारे पास ये हमसे मांग रहा है A, ठीक है। A को हम दे देते हैं यहाँ पर, मान लो हमने नंबर दे दिया इसको 10, और अब जो है वो सेकंड नंबर हमसे मांग रहा है, ये हमने दे दिया उसे 50। तो अब जो है वो ये कह रहा है बिफोर स्वैपिंग A जो था वो 10 था, B जो था वो 50 था, लेकिन जब हमने स्वैपिंग कर दी वहाँ पर तो हमारे पास A की वैल्यू 50 हो गई और B की वैल्यू 10 हो गई। तो इसी के साथ तुम चैम्पियन बनते जा रहे हो प्रोग्राम जो हैं वो होपफुली तुम्हारे को समझ आ रहे होंगे कि कितने इजी होते हैं बेटा जी। इनिशियली अगर मान लो हमने बनाने हैं जो 11th लेवल में है वो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर तुम साथ में प्रैक्टिस करते रहोगे तभी जाकर इसके अंदर जो है वो अच्छे प्रोग्रामर बन पाओगे बेटा। तो होपफुली तुम साथ साथ में प्रैक्टिस करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप 2 नंबर्स विदाउट यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल। ये जो है ये अब उससे भी ईजी है। कैसे ईजी है, अब यहाँ पर जो है फिर दोबारा से हम आ जाते हैं स्क्रिप्ट मोड में। स्क्रिप्ट मोड में हमने फिर से एक नंबर ए लेना है। ए नंबर में इसको हम फ्लोट ले लेते हैं क्योंकि इसने बताया नहीं कि वो क्या लेगा। इनपुट जो है फिर दे देते हैं। अल्टीमेटली फिर दोबारा से उसको बताते हैं कि यहाँ क्या करना है। तो फर्स्ट नंबर हमें जो है वो चाहिए, फर्स्ट नंबर को हम ए जो है वो कह देते हैं। उसके बाद जो है वो सेम जैसे हमने कॉपी पेस्ट किया था वैसे ही कॉपी पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर जो है उसको बी ले लेते हैं, ये हमारे पास बी आ गया और ये हमारे पास सेकंड नंबर आ जाएगा। और उसके बाद जो है
अब कमांड में क्या चेंज आएगा बेटा, कमांड में पहले तो हम प्रिंट करके उसको पहले बता देते हैं कि हाँ उसने हमारे को बिफोर स्वैपिंग जो है वो क्या क्या दिया था। तो बिफोर स्वैपिंग जो है, बिफोर स्वैपिंग ए जो है वो हमारे पास इक्वल था ए के, और जो हमारा बी है वो हमारे पास इक्वल था बी के। यहाँ पर हम उसको बता देते हैं कि हम उसको बी की बात कर रहे हैं। ये जो है ये हमारे पास था। और अब स्वैपिंग कितनी इजी है वो देखो, यहाँ पर ए और बी जो है इसको हम साइमल्टेनियस स्वैप देते हैं। अब साइमल्टेनियस स्वैप क्या होता है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं एक्सरसाइज में, ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है। एक ही स्टेप में दो वहाँ पर वैल्यूज़ असाइन की जाएंगी, लेकिन इसमें जो है वो ऑर्डर मैटर नहीं करता। इसमें हमें a इक्वल्स बी पहले लिखूँ या b इक्वल्स a पहले लिखूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जो है ये उन वैल्यूज़ को वहाँ पर साइमल्टेनियसली असाइन करेगा, और जो वैल्यूज़ होंगी वो इससे प्रीसीडिंग स्टेप जो हैं उनके अंदर होनी चाहिए। मतलब कोई भी नई वैल्यू ये यहाँ पर ऐड नहीं करने वाला। अगर मान लो इस स्टेप में तुमने a इज़ इक्वल टू बी पहले लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब जब ये b इज़ इक्वल टू a लेगा तो ये नई वाली वैल्यू लेगा, ये लेगा पुरानी वाली वैल्यू। तो ठीक है, अब ये जो है अगर मान लो तुम्हें क्लियर हो गया है, तो यहाँ पर सिर्फ हमने कॉपी करनी है प्रिंट स्टेटमेंट, और यहाँ पर हमने इसे प्रिंट स्टेटमेंट दे देनी है। यहाँ पर जो है सिर्फ आफ्टर लिखना है और कुछ भी नहीं, क्योंकि a में a की वैल्यू आएगी, b में b की आएगी जैसे पहले आई थी। और ये डेस्कटॉप एक्सरसाइज फाइल्स चैप्टर 5, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो हो गया है 15। तो ये हमने सेव कर दिया, और ये हमारे पास इस तरह से। अब यूज़र इंटरफेस जो हमारे पास आया है इसके अंदर वो a मांग रहा है, दोबारा से हम 10 दे देते हैं, दोबारा से हम 50 दे देते हैं। और अब देखते हैं फिर से वही हमारे पास बिफोर स्वैपिंग जो है a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 50 था, लेकिन आफ्टर स्वैपिंग जो है वो हमारे पास a इज इक्वल टू 50 और b इज इक्वल टू 10 हो गया। तो ठीक है बेटा जी, ये वाला भी हो गया। तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं, इसको बंद कर देते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है बेटा जी, राइट अ प्रोग्राम टू रिपीट द स्ट्रिंग गुड मॉर्निंग n टाइम्स, हियर n इज़ एन इंटीजर एंटर्ड बाय द यूज़र। ओके, अब जो है फिर से स्क्रिप्ट मोड में चले हम, और यहाँ पर जो है वो हमने n लेना है, लेकिन ध्यान रखना n जो है ये n ले लिया मैंने, इस बार जो है वो int है। तो ठीक है, int ले लिया अब हमने। उसके बाद हमने क्या करना है, अब यहाँ पर जो है वो इनपुट लेना है, तो इनपुट ले लिया हमने। इनपुट में यहाँ पर क्या लिखना है, नंबर ऑफ टाइम्स यू वांट गुड मॉर्निंग रिपीटेड। अब यहाँ पर जो है ध्यान रखना कि ये जो गुड मॉर्निंग है ये तब जाकर इस स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग बनेगी जब तुम वहाँ पर जो उसकी कोटेशन मार्क है उसको थोड़ा सा चेंज कर दो। तो यहाँ पर जो है वो हम ये कहते हैं नंबर ऑफ़ टाइम्स यू वांट गुड मॉर्निंग रिपीटेड। जो भी हमारे पास ये स्ट्रिंग है उसे तुम जितनी बार चाहते हो कि वो रिपीट हो, वो वाला नंबर जो है वो हमारे को यहाँ पर दे दो, और हम यहाँ पर उसको रिपीट कर देंगे। अब रिपीट कैसे करेंगे, रिपीट सिंपल है। यहाँ पर जो है वो हमने इसको जो भी हमारे पास गुड मॉर्निंग है उसको कोटेशन मार्क दे देनी है, ये हमारे पास गुड मॉर्निंग हो जाएगी, ये हमारे पास गुड मॉर्निंग हो गई। और इसको जो है वो एस्टेरिक साइन, ध्यान रखना ये जो है ये मल्टीप्लाई नहीं है इस बार, क्योंकि ये स्ट्रिंग के साथ ही जो है हमने ऑपरेशन लिया है, तो स्ट्रिंग के अंदर ये इसको रिपीट करता है बेटा। और n जो है वो हमारा इंटीजर है, तो ये बस इतना छोटा सा प्रोग्राम बनेगा बेटा। इसको जो है वो बस हमने सेव करना है, तो सेव कर देते हैं हम यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 16 है ये हमारा, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, और ये हमने सेव कर दिया। F5 में ये हमारे को ये मांग रहा है नंबर ऑफ़ टाइम्स यू वांट गुड मॉर्निंग रिपीटेड। तो जितने भी टाइम्स हम चाहते हैं 5 टाइम्स रिपीट करें, तो ये हम 5 लिख देते हैं। और यहाँ पर जो है ये हमारे पास इस तरह से गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जो है वो आ गया। और अच्छा अगर तुम यहाँ पर सिंटेक्स चाहते हो, और इनफैक्ट अगर तुम फॉर्मेट अच्छा चाहते हो, तो यहाँ पर एक स्पेस दे दो। ये अगर तुम स्पेस दे दोगे तो यहाँ पर जो गुड मॉर्निंग है वो एक दूसरे के साथ में थोड़ा सा ज़्यादा गैप में आ जाएगा। ये तुम यहाँ पर अब अगर F5 करोगे तो ये देखोगे कि यहाँ पर जो है वो, अगर मान लो मैं 5 करता हूँ तो ये इस तरह से आता है, गुड मॉर्निंग एक दूसरे से थोड़ा सा अलग दिखेगा। और भी ज़्यादा अगर तुम अच्छा चाहते हो तो और भी अच्छा कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, यहाँ पर जो गुड मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग के बाद एक बैक स्लैश जो है एक बैक स्लैश दे दो,
ये हमने मान लो बैक स्लैश दे दिया और उसके बाद टी लगा दो यहाँ पर। अब इससे क्या हो जाएगा, अब ज़रा देखते हैं क्या हो जाता है। सेव करते हैं और यहाँ पर हम F5 जो है वो प्रेस करते हैं और इस बार जो हम इसको 5 देंगे तो यहाँ पर तुम देखोगे कि जो भी दो गुड मॉर्निंग हैं वो एक दूसरे के साथ में एक टैब स्पेस जो है वो एक्स्ट्रा ले रहे हैं और ये यहाँ पर इस तरह से आ रहे हैं। इसी के साथ में तुम्हें एक और चीज़ भी बताया था बेटा, अगर मान लो यहाँ पर मैं इसमें n ले लेता तो ये यहाँ पर लाइन ही चेंज कर देता। तो यहाँ पर अगर मैं सेव कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं F5 जो है वो देता हूँ और अब मैं इसे 5 कहूँगा तो ये गुड मॉर्निंग रिपीट तो करेगा 5 टाइम्स, लेकिन ये अलग अलग लाइन में करेगा इस तरह से। तो ठीक है बेटा जी, इसी के साथ इसे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उस पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा जी, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। ठीक है, जो हमारा 17 क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन के लिए हम यहाँ पर ये अपनी स्क्रिप्ट मोड में आ गए। 3 नंबर जो हैं वो पहले हम इससे ले लेते हैं। तो a जो है वो हमने ले लिया यहाँ पर, a इक्वल्स यहाँ पर जो है वो नंबर अब कोई भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है। उसने बोला नहीं है ये कि इंटीजर ले रहे हैं हम, तो सिंपल उसने 3 नंबर्स बोला है तो हम फ्लोट लेंगे बेटा। तो फ्लोट लिया, इनपुट के अंदर जो है वो हम इसको कह देते हैं, जो भी इसका फर्स्ट नंबर है वो दे हमारे को। ये हमने इसको फर्स्ट नंबर बोल दिया और ये हमारे को फर्स्ट नंबर दे देगा। इसी तरीके से हम जो है b ले लेते हैं इससे, b जो है वो हमारे पास फ्लोट, फिर हमारे पास जो है वो हमारे पास इनपुट और इसके अंदर जो है वो हम इससे मांग लेते हैं सेकंड नंबर। और सेकंड नंबर में ये हमारे को सेकंड नंबर इनपुट में दे देगा। c जो है वो ले लेते हैं फ्लोट और यहाँ पर जो है वो इनपुट ये ले लिया हमने और यहाँ पर जो है वो इससे अब थर्ड नंबर मांग लेते हैं इसका। तो ये हमसे थर्ड नंबर जो है वो मिल गया हमें और ये इक्वल, और इसी के साथ हमारे पास 3 नंबर आ गए। एवरेज के लिए हम यहाँ पर जो है वो मान लो मैंने a भी ले लिया। ये हमारा वेरिएबल जो है ये हमें क्या देगा, यहाँ पर जो है वो a प्लस b प्लस c। ये ध्यान रखना बेटा, पैरेंथेसिस अगर तुमने नहीं दी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि जो यहाँ पर स्लैश है यानी जो डिवीज़न है उसकी प्रेसिडेंस जो है वो ज़्यादा होती है, वो जो है वो प्रायर किया जाएगा एडिशन से। तो पैरेंथेसिस ज़रूरी है। ये ले लिया और उसके बाद जो है वो सिर्फ एक आंसर स्टेटमेंट देनी है हमने, तो आंसर स्टेटमेंट यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट बना देते हैं और उसके अंदर जो है वो हम बोलते हैं एवरेज ऑफ द 3 नंबर्स यू हैव एंटर्ड इज, और यहाँ पर जो है वो सिंपल AB। ये हमारे पास प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो हो गई। सेव करते हैं इसको और ये हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 5 चैप्टर 5 में क्वेश्चन नंबर 17 है ये हमारा। तो इसे हमने सेव किया और अब जब हम इसको रन करेंगे तो ये हमसे 3 नंबर जो है वो मांगेगा। हम इसे 3 नंबर दे देते हैं। मान लो हमने इसको दे दिया 5, 10, 15। ये हमने 5, 10 और ये हमने उसको 3 नंबर दे दिए 15। एवरेज ऑफ 3 नंबर्स यू हैव एंटर्ड इज़ 10। क्या ऐसा ही होता है, ज़रा देखते हैं। 5 + 10 + 15 कितना होता है, 30 डिवाइडेड बाई 3 10। तो इसका मतलब है कि प्रोग्राम बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो ये हो गया 17 क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट वन इज 18th। द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर विद रेडियस r इज दिस एंड राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर्स विद रेडियस दिस। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो हम फिर से स्क्रिप्ट मोड पे चलते हैं। ये हमारा स्क्रिप्ट मोड हमने खोल लिया है यहाँ पर। अब स्क्रिप्ट मोड में हम क्या चाहते हैं, स्क्रिप्ट मोड में हम सबसे पहले जो है वो r चाहते हैं। तो r जो है वो हमने वेरिएबल ले लिया और इसके अंदर जो है वो हम उससे फ्लोट ले लेते हैं, क्योंकि उसने नहीं बोला कि मैं इंटीजर दूंगा और रेडियस कुछ भी हो सकती है बेटा। तो इनपुट, और ध्यान रखना मैं सेम चीज़ जो है वो हर क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूँ ताकि वो जो है वो अच्छी तरह से तुम्हारे दिमाग में बैठ सके बेटा। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो है वो उससे हम मांगते हैं रेडियस ऑफ द स्फीयर और इज इक्वल टू, यहाँ पर वो जो भी हमारे को रेडियस देगा उसके बाद जो है वो हमसे यहाँ पर जो है, अब एक चीज़ का ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर पाई जो है ना, उस पाई को ये रिकॉग्नाइज नहीं करेगा जब तक कि हम मैथ जो है वो यहाँ पर इंपोर्ट नहीं करते। अगर हम सीधा सीधा इसे पाई बोलेंगे तो ये पाई नहीं समझेगा। तो ध्यान रखना यहाँ पर जो है वो लाइब्रेरी हमारे को इंपोर्ट करनी पड़ेगी, वो है मैथ। और अगर तुम ये लाइब्रेरी नहीं इंपोर्ट करना चाहते तो यहाँ पर पाई जो है उसकी वैल्यू पुट करो, वहाँ पर पाई जो है वो मेंशन मत करो। तो मैं तुम्हारे को दोनों ही मेथड यहाँ पर बता देता हूँ।
यहाँ पर जो है मान लो मैं वॉल्यूम निकालना चाह रहा हूँ और वॉल्यूम को मैं v जो है वो लेता हूँ, और यहाँ पर जो है वो जो इसने जैसे दिया हुआ है 4/3 पाई आर क्यूब, बिल्कुल इसी हिसाब से हम इसको लेंगे। अब 4/3 पाई आर क्यूब जो है उसके अंदर हमारे पास 4 डिवाइडेड बाई 3, अगर तुम चाहो तो इसको जो है पैरेंथेसिस में लेना चाहो, तुम्हारी मर्जी है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है, सिर्फ अलग दिखे ये, अगर तुम ये चाहते हो कि 4/3 अलग दिखे तो ये वाली चीज़ है। उसके बाद हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको ये एस्टेरिस्क साइन के साथ में, मैथ पाई, तो मैथ पाई के साथ में इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद जो है वो हमारे पास आर क्यूब है, तो आर क्यूब को हम यहाँ पर इस तरह से जस्ट कि वो लेजिबल बन जाए, मतलब कोई भी इसको देखे तो वो समझ सके कि हम क्या कर रहे हैं। तो 4/3 पाई आर क्यूब जो है ये सिर्फ यही है। तो एक तो हमारे पास वे है ये बेटा, दूसरा वे जो है वो अगर मान लो हम यहाँ पर एक दूसरा मैं वॉल करके एक वॉल्यूम ले लेता हूँ, यहाँ पर जो है मैंने इसको 4/3 दे दिया जैसे ये लिया था, और यहाँ पर जो है वो मैंने इसको 22/7 कर दिया, ये 22/7 जो है वो पाई हो गया। और यहाँ पर जो है वो आर क्यूब के लिए मैंने कोई चेंज नहीं लाया, यहाँ पर जो है वो हमारे पास आर क्यूब इसी तरीके से लेना है मैंने। और अब जो है अगर मान लो मैं इसको यहाँ पर प्रिंट जो है वो मांगूंगा, पहले मैं तुम्हारे को दोनों ही प्रिंट जो है वो करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज, और यहाँ पर जो है मैं इसमें v दे देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर वॉल भी दूंगा तो कोई खास फर्क नहीं आने वाला, जस्ट इतना ध्यान रखना कि 22/7 जो है वो मैथ पाई की रफ वैल्यू होती है, एग्जैक्ट नहीं होती, तो बहुत ही हल्का सा चेंज यहाँ पर आएगा। लेकिन अगर तुम मेन वैल्यू देखोगे तो दोनों की दोनों तुम्हारी सेम आएंगी। मैं सेव करके तुम्हें दिखा देता हूँ, जो भी तुमने करना हो वो तुम्हारी मर्जी बेटा जी। अगर वहाँ पर मैथ लाइब्रेरी जो है वो तुम्हारे टीचर वहाँ पर कहते हैं कि तुम इंपोर्ट कर सकते हो तो वो वाली इंपोर्ट करके दिखा देना, और अगर वो मना करते हैं कि नहीं हमने अभी तुम्हें नहीं कहा ये इंपोर्ट करने को, तो तुम सीधा भी कर सकते हो इसको बेटा। यहाँ पर हम बड़ी बदतमीजी कर रहे थे, हमने यहाँ पर जो है वो इसको मल्टीप्लाई करने को ही नहीं कहा, और ये मल्टीप्लाई कैसे करेगा, यहाँ पर जो मैथ्स है ये मैथ्स नहीं है, ये यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो अब F5 प्रेस करते हैं, ये हमने F5 प्रेस किया, ये हमारे पास आ गया बेटा जी। और यहाँ पर जो है वो रेडियस ऑफ स्फीयर जो है हम इसको दे देते हैं, मान लो हमने 2 दे दिया इसको, तो ये अब अगर तुम देखोगे तो दोनों ही हमारे पास, एक जो है वो 33.51 आया है, दूसरा जो है 33.52 आया है, तो रफली जो है वो दोनों के दोनों सेम हैं। जो हम नीचे वाला मेथड है जिसके अंदर हम 22/7 है, नॉर्मली हम मैथ्स के अंदर वही लेते आए हैं, लेकिन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें हम एग्जैक्ट चलें तो मैथ पाई जो है वो ज़्यादा एग्जैक्ट होता है। तो ऐसा नहीं कह रहा मैं कि हाँ 22/7 जो है वो गलत है, लेकिन ध्यान रखना प्रोग्रामिंग अगर हम कभी कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं और मैथ पाई यूज़ कर सकते हैं तो मैथ पाई हमेशा अच्छा माना जाएगा 22/7 से, लेकिन 22/7 हमारा जो पर्पज़ है उसे सॉल्व कर सकता है। तो ये हमारा मेन प्रोग्राम बन गया है, लेकिन इसमें जो है वो क्वेश्चन हमसे ये भी चाहता है कि रेडियस 7, रेडियस 12 और रेडियस 16 के लिए हम इसको कैलकुलेट करके दें कि वॉल्यूम क्या होगी। तो हम अलग प्रोग्राम नहीं बना रहे, हम इसी के अंदर ही इसको ये सब कुछ करके दे देते हैं। हम जो है वो r इज़ इक्वल टू यहाँ पर जो भी हमारा नंबर है 7 वो ले लेते हैं, ये हमने r इज़ इक्वल टू 7 ले लिया। और अब जो है ध्यान रखना, जब हमने r इज़ इक्वल टू 7 लिया तो ये r की जो भी वैल्यू हम पहले ले रहे हैं उसको वो डिस्ट्रॉय कर देगा, इसको जो भी एंटर्ड वैल्यू है वो उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। अब जो है वो यहाँ पर हम इसको प्रिंट स्टेटमेंट दे देते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट में लेकिन पहले जो है वो तुम्हारे को फार्मूला देना होगा बेटा। तो फार्मूला जो है वो अगर तुम ये देना चाहते हो वॉल्यूम, तो ये जो है ये हमने यहाँ पर इसको वॉल्यूम दे दिया। अब यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट में हमने सिर्फ इसको कॉपी और पेस्ट करना है सिर्फ यहाँ पर कि वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, और यहाँ पर जो है वो उसको बता देते हैं हम विद रेडियस इज इक्वल टू, जो भी रेडियस है वो हमारी 7 सेंटीमीटर्स है, तो रेडियस 7 सेंटीमीटर्स जो है वो दे देते हैं, ये 7 सेंटीमीटर्स इज़ वॉल्यूम। और ध्यान रखना वॉल्यूम जो है वो हमारे को सिर्फ एक नंबर मिलेगा, और अब जो है क्योंकि उसने वो सेंटीमीटर दिया है तो हमें वहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब देना होगा, तो हम उसको वहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब दे देते हैं। तो ये हमारे पास सेंटीमीटर, और जनरली जो क्यूब होता है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमने यहाँ पर कर दिया, तो ये हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब हो गया। और इसको सेव कर देते हैं।
अब यही ब्लॉक जो है, इसी ब्लॉक को हम वहाँ पर 3 बार रिपीट कर देते हैं और अब जो है वो अलग अलग वैल्यूज़ ले लेते हैं। वो वैल्यूज़ क्या क्या हैं हमारी, 12, 16। इस बार हम इसको 12 ले लेते हैं, इस बार इसको हम यहाँ पर 16 ले लेते हैं। तो अब जो है वो ध्यान रखना, यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू जो भी पहले ले रहे हैं उसमें जस्ट वो हमें यहाँ तक कैलकुलेट करके दे रहा होगा बस। उसके बाद 7, 12 और 16 की वैल्यू वो हमें वहाँ पर अलग से कैलकुलेट करके देगा, और जो भी है वो हमारे को अलग से बताएगा कि वो 12, 16 और 7 के लिए है। तो ये हमने सेव किया और रन किया प्रोग्राम। और अब जो है वो सबसे पहले हमसे मांग रहा है रेडियस, और रेडियस हमने 2 पहले एंटर किया था, तो हम फिर से 2 करते हैं। और ये इस तरह से 2 के लिए उसने वहाँ पर हमारे को 2 वॉल्यूम दिए हैं, एक बार मैथ पाई के साथ में और एक बार जो है वो हमने 22/7 जो लिया था उसके साथ में। और उसके बाद जो है वो 7 सेंटीमीटर के लिए उसने अलग से कैलकुलेट करके दिया है हमें, 12 के लिए यहाँ पर अलग से उसने कैलकुलेट करके दिया है, और 16 के लिए हमारे को उसने यहाँ पर कैलकुलेट करके दिया है। तो ये जो है ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है वो आ गई बेटा जी, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन खत्म। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। तो बढ़ते हैं बेटा 19th की तरफ। 19 जो है वो हमसे कह रहा है राइट अ प्रोग्राम दैट आस्क्स द यूजर टू एंटर देयर नेम एंड एज। उसके बाद जो है ये कह रहा है प्रिंट अ मैसेज एड्रेस टू द यूजर दैट टेल्स द यूजर द ईयर इन विच दे विल टर्न 100 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो सबसे पहले कह रहा है कि हम उससे नाम ले लें, तो हम ठीक है एक नेम वेरिएबल जो है वो स्क्रिप्ट मोड में बना देते हैं, और इसमें जो है वो हम सिर्फ इनपुट लेंगे क्योंकि इनपुट जो है वो स्ट्रिंग में ही आता है। तो ठीक है, बस यहाँ पर उसको बता जरूर देंगे कि हम उससे मांग क्या रहे हैं। तो यहाँ पर हम बोल देते हैं एंटर योर नेम। तो ये जो है वो यहाँ पर यूज़र अपना नाम दे देगा। उसके बाद जो है हम उससे एज ले लेते हैं, ये हम एज वेरिएबल एक बना रहे हैं, और इसके अंदर ध्यान रखना कि हम वहाँ पर इंट में लेंगे उसकी एज को, और यहाँ पर जो है वो इनपुट बना देते हैं। इंट में क्यों लेंगे, क्योंकि हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितने महीने या कितने वहाँ पर डेज का ऊपर जो है वो हो गया है। वहाँ पर अगर मान लो कोई कहता है कि हाँ वो 1 ईयर 8 मंथ्स का है या 11 ईयर 6 मंथ्स का है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसने बोला है सिर्फ हमने ये बताना है कि कौन सा ईयर है जब वो 100 ईयर्स का हो जाएगा। तो इनपुट दे दिया हमने। अब इनपुट के अंदर जो है वहाँ पर उसे बोल देते हैं एंटर योर एज। अब जो है वो यहाँ पर अपनी एज जो है वो एंटर करेगा। उसके बाद जो है हमने क्या करना है उसकी बात, तो हम जो है वो यहाँ पर ईयर जो है वो निकाल रहे हैं। अब वो ईयर कैसे निकलेगा, अब वो ईयर जो है वो निकलेगा बेटा जी जो भी आज प्रेजेंट ईयर है। अब जो है इसके लिए भी मैं तुम्हारे को यहाँ पर ये कोड जो है वो आगे तक चलता रहे, इसलिए मैं यहाँ पर प्रेजेंट ईयर जो है उसको भी वेरिएबल बना देता हूँ। जैसे अब जो मैं इसे बना रहा हूँ इस वक्त जो है वो 2020 है। तुम जब इस वीडियो को देखोगे तब जो भी वहाँ पर प्रेजेंट ईयर होगा वो तुम वहाँ पर उसको चेंज कर देना, ठीक है। और इसको अगर मान लो प्रेजेंट ईयर जो है इसको भी अगर तुम चाहो तो एक वेरिएबल बना सकते हो। तो यहाँ पर जो है वो मान लो मैं कहता हूँ कि इसको हम कर देते हैं y, और इसको मैं इनपुट में ले लेता हूँ। तो इनपुट में ले लूँगा तो ये इंट, यहाँ पर जो है ये इनपुट, और ये जो है यहाँ पर कर देते हैं एंटर प्रेजेंट ईयर। तो ये जो है वो हमारा जो भी इस वक्त ईयर चल रहा है वो वहाँ पर बता देगा कि इस वक्त कौन सा ईयर चल रहा है। और नहीं, इसको ज़रूरी नहीं होता कि हम यूज़र इनपुट में दें, इसे तुम बैकएंड पे भी ले सकते हो, तुम इसको प्रोग्राम के अंदर भी डाल सकते हो। तो कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। मेन है कि हमने अब ईयर को कैसे निकालना है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे बेटा, जो भी हमारा प्रेजेंट ईयर है जैसे हमने लिया है y, तो y में से माइनस करेंगे उसकी एज। अब खुद सोचो कि अगर y में से अगर मान लो उसकी एज को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारे पास ईयर ऑफ बर्थ। जब भी वो पैदा हुआ होगा यूज़र वो वाला ईयर आ गया। अब तुमने क्या करना है, वो 100 ईयर्स का कब होगा, तो हमने क्या करना है, हमने सिर्फ यहाँ पर 100 जो है वो प्लस कर देना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा ईयर। तो यहाँ पर जो हमारे पास आंसर आया उसको हम प्रिंट करके दे देंगे। यहाँ पर जो है यू विल टर्न 100 years old in the year, और यहाँ पर जो है वो उसको वहाँ पर जो भी हमारा ईयर जो हमने कैलकुलेट किया है वो दे देते हैं। तो ये हमारा पूरा प्रोग्राम बन गया। इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव किया इसको, मान लो हमने डेस्कटॉप एक्सरसाइज फाइल्स चैप्टर 5 और क्वेश्चन नंबर क्योंकि 19 है
तो यहाँ पर 19 कर देते हैं, ये हमारे पास हो गया। सेविंग के बाद हमारे पास यहाँ जब हमने F5 एंटर किया तो हमारे पास ये प्रोग्राम आ गया। ध्यान रखना यहाँ पर मैंने लिखा है यू विल टर्न 100 ईयर्स, तो वहाँ पर जो है वो नेम के अकॉर्डिंग भी किया जा सकता है। जो भी वहाँ पर नाम जो है वो अमन रमन, मान लो कोई बच्चा जो है वो अपना नाम देता है चिंकी मिंकी, तो उसके हिसाब से भी किया जा सकता है। वो वहाँ पर आ जाएगा अमन विल टर्न 100 ईयर्स ओल्ड इन द ईयर दिस, तो कोई फ़र्क नहीं आने वाला। तो यहाँ पर जो है वो एंटर योर नेम, मान लो हमारे पास एक्समैन है वो वुल्वरीन है मान लो, ठीक है। अब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेन है उसकी एज कितनी है। अब उसकी एज जो है वो मान लो वुल्वरीन जो है वो अभी बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, ठीक है। अब अगर पहले इसको मैथमेटिकली समझते हैं, अभी जो प्रेजेंट ईयर है हमारा वो चल रहा है 2020, तो 2020 चल रहा है, तो यहाँ पर जो है वो पैदा कब हुआ होगा, वो पैदा हुआ होगा 2010 में, तभी जाकर वो 10 ईयर्स का है। क्योंकि हम वहाँ पर मंथ्स और जो भी वहाँ पर एडिशनल है वो नहीं ले रहे, मेन हम सिर्फ इंट ले रहे हैं। तो अगर मान लो वो कहता है कि वो 10 साल का है, तो वो 10 साल 6 महीने, 10 साल 2 महीने, 10 साल 8 महीने, वो जितने का भी है, अगर वो 10 ईयर्स का है तो वो 2010 में पैदा हुआ होगा। अब अगर मान लो वो 2010 में पैदा हुआ होगा तो ऐसे में वो 2110 के अंदर जो है वो 100 ईयर्स का हो जाएगा। तो एंटर करके देखते हैं क्या हमारा आंसर यही आ रहा है। तो ये हमारे पास 2110 आ गया, तो इसका मतलब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही काम कर रहा है। यू विल टर्न 100 ईयर्स ओल्ड इन द ईयर 2110। तो इसके साथ ही बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है बेटा 20। The formula E is equal to mc square states that the equivalent energy can be calculated as the mass multiplied by the speed of light squared। तो हमारे को E is equal to mc square दिया हुआ है और C हम जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अब वो कह रहा है राइट अ प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट्स द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड डिटरमाइंस इट्स एनर्जी। तो ठीक है, फिर से हम स्क्रिप्ट मोड पे चलते हैं। ये हमने वहाँ पर इंटरेक्टिव मोड लिया, ये हम वहाँ पर स्क्रिप्ट मोड पे आ गए। अब जो है यहाँ पर स्क्रिप्ट मोड में हम क्या एंटर करें, सबसे पहले जो है वो हम लेते हैं m। तो m जो है वो हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास फ्लोट, और फ्लोट जो है वो हमने इनपुट की तरह लेना है। तो ये हमने इनपुट ले लिया और यहाँ हम बता देते हैं, यहाँ पर जो भी हमारे पास मास ऑफ द ऑब्जेक्ट बोल रहा है, तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर लिख देते हैं मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये इनपुट की तरह यहाँ पर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट हमसे ले लेगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है स्पीड ऑफ लाइट है, तो हमने c जो है c ले लिया यहाँ पर, 3 × 10⁸ दिया हुआ है, 3 × 10⁸ जो है वो हम यहाँ पर 10 ले लेंगे, और 10 लेने के बाद जो है हम इसको डबल एस्टरिस्क के साथ में यहाँ पर 8 दे देंगे, तो ये 10⁸ हो गया। तो ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई। अब जो है वो e निकालते हैं। e जो है वो हमारे पास mc स्क्वायर कह रहा है, ये तो mc स्क्वायर कह रहा है, तो इस तरह से हम इसको दिखा देते हैं। पैरेंथेसिस इसलिए लिए है ताकि वो रीडेबल हो जाए, और यहाँ पर जो है वो मल्टीप्लाई में हमारे पास एक एस्टरिस्क हम यहाँ ले लेंगे, ये आ गया हमारे पास। और अब जो है वो हम जो है प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो ले लेते हैं। प्रिंट स्टेटमेंट में हम बोलते हैं इसे इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, और यहाँ पर जो है जो भी हमारी एनर्जी हमने कैलकुलेट की है वो हम ले लेते हैं। तो अब देखते हैं कि ये हमारे पास काम करता है या नहीं करता। इसे सेव करने के बाद हमने रन किया और यहाँ पर हमने इसको इस तरह से 1 दे दिया और एंटर किया, और इक्विवेलेंट एनर्जी जो है वो हमारे को दे रहा है 9e + 16। तो ये ध्यान रखना, ये एक नोटेशन होती है बेटा जी जो बताती है वहाँ पर 10⁻16 है। तो अगर 10⁻16 है तो उसको इस तरह से यहाँ पर लिखा जाता है, और तुम भी इस तरह से दे सकते हो, ऐसा नहीं कि तुम नहीं दे सकते। मैं तुम्हारे को दिखा देता हूँ कि कैसे होता है बेटा। अगर मान लो हम यहाँ पर ये नहीं लिखते और हम जो है वो यहाँ पर जो है 3e8 लिख देते। +8 लिखने का कुछ नहीं है, क्योंकि +8 या 8 जो है वो दोनों सेम ही होते हैं। जैसे कि नॉर्मल मैथ्स के अंदर होता है, पॉजिटिव साइन की कोई ज़रूरत नहीं होती मेंशन करने की, नेगेटिव साइन की वहाँ पर ज़रूरत होती है बेटा। तो अगर हम इस तरह से देते तो भी ये यहाँ पर एक्सेप्ट करता। तो हम यहाँ पर अगर रन करेंगे तो ये हमसे फिर से मांग रहा है हमारा जो भी ऑब्जेक्ट का मास है, हम इसे 1 दे देते हैं, और ये हमारे पास आंसर जो है वो सेम है। तो ये ध्यान रखना कि ये नोटेशन अगर तुम्हें आती है तो ये अच्छा है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो तुम्हारे को यहाँ पर एक छोटा सा वे देती है कि तुम 10 की पावर जो है वो किस तरह से मेंशन कर सकते हो बेटा। तो ये हो गया हमारा 20th क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
Presume that a ladder is put upright against a wall. Let variables length and angle store the length of the ladder and angle that it forms with the ground as it leans against the wall. Write a Python program to compute the height reached by the ladder on the wall for the following values of length and angle. अब अगर मान लो ये जो एंगल है, जैसा कि इसने बोला है, इट फॉर्म्स विद द ग्राउंड, जो भी लेटर वहाँ पर ग्राउंड के साथ में बना रही है वो है, तो ऐसे में जो भी सामने हमारे पास वॉल के ऊपर जो भी लेटर का अपर एंड टच करेगा वो वहाँ पर एक परपेंडिकुलर बना लेगा बेटा जी। तो ठीक है, मतलब कुल मिला के हमने परपेंडिकुलर की हाइट जो है वो कैलकुलेट करनी है। और अगर तुम फिज़िक्स में रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जो है वो अगर कर चुके हो, तो अगर हमें परपेंडिकुलर हाइट चाहिए होती है तो तुम्हें पता होगा बेटा जी, वो हाइपोटेन्यूज मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, इससे निकाली जा सकती है। तो ठीक है, यहाँ पर अब कोशिश करते हैं किस तरह से ये प्रोग्राम जो है वो बनाएंगे। सबसे पहले जो है वो स्क्रिप्ट मोड पे चलते हैं। यहाँ पर इसको हटा देते हैं। हमें जो दो चीज़ें चाहिए वो क्या है, एक जो है वो हमारे को लेंथ ऑफ द लेटर चाहिए, तो यहाँ पर जो है वो हम एल ले लेते हैं बेटा जी। एल जो है वो यहाँ पर हम फ्लोट वैल्यू दे देते हैं। हमें चाहिए तो नहीं है फ्लोट वैल्यू, क्योंकि हमारे सामने ये गिवन क्या क्या चाहिए, लेकिन फिर भी फ्लोट देते हैं वो ज़्यादा अच्छा है। इनपुट जो है वो देते हैं हम यहाँ पर, और उसके बाद जो है वो यहाँ पर उससे पूछते हैं लेंथ ऑफ द लेटर, कि ये लेंथ ऑफ द लेटर कितनी तू हमें देगा। वो जितनी भी हमें देगा वो हम यहाँ पर ले लेंगे। उसके बाद जो है वो एंगल इन डिग्रीज जो है वो लेते हैं हम उससे। तो एंगल इन डिग्रीज जो है वो भी हम यहाँ पर फ्लोट दे देते हैं। ज़रूरत अभी भी बता रहा हूँ, हमें सामने क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन फिर भी हमेशा अच्छा रहता है। और इनपुट जो है उसमें हम दे देते हैं एंगल फॉर्म्ड बाय द लैडर विद द ग्राउंड, और उसे बता देते हैं कि ये जो है ये डिग्रीज में ही होना चाहिए। अगर डिग्रीज में नहीं हुआ तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये जो है ये हमने वहाँ पर डिग्रीज में जो भी उसके पास होगा वो उससे हमने ले लिया, और अल्टीमेटली जो है वो हमारे पास यहाँ पर अब जो हमने कैलकुलेट करना है वो है बेटा जी एंगल इन रेडियन। तो एंगल इन रेडियन जो है वो 11th मैथ्स के अंदर तुम ऑलरेडी जानते ही हो। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास एंगल डिग्री में हमारे को दिया होता है, ये हमारे पास है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं वहाँ पर मैथ पाई से। अच्छा, इस चीज़ का ध्यान रखो, अभी तक हमने जो है वो क्लास जो है वो इंपोर्ट नहीं की। स्क्रिप्ट मोड में पीछे जाने में हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो यहाँ पर हम इंपोर्ट मैथ कर लेते हैं। ये हमने मैथ क्लास जो है वो ले ली। अब मैथ क्लास अगर हमने ले ली है तो यहाँ पर जो है एंगल डिग्री को हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा जी मैथ पाई से, और अब डिवाइड कर देंगे 180 से। तो ये हमारे पास जो है ये हमारे पास एंगल रेडियन में आ जाएगा। ठीक है, अब ये रेडियन में आ गया। अब ये जो एंगल है इसका हमें साइन थीटा चाहिए। तो ठीक है, हम यहाँ पर जो है साइन थीटा चाहिए, तो साइन और थीटा जो है वो इस तरह से उसको लिख देते हैं, और यहाँ पर मैथ साइन, और जो भी हमारे पास अब एंगल आ गया है रेडियन में, तो एंगल इन रेडियन जो है ये हो गया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें जो है वो ये चाह रहा है कि हम जो प्रोग्राम बनाएं वो बनाएं इसलिए कि हम उसको हाइट दे सकें रीच्ड बाय द लैडर। तो अगर मान लो हमने वो देनी है तो हम वहाँ पर उसको कैसे देंगे, हम यहाँ पर एक h वेरिएबल लेते हैं, और h वेरिएबल जो होगा वो होगा क्या, वो होगा बेटा जी l मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा। तो ये हमारे पास टोटल प्रोग्राम बन गया है। अब हमने जस्ट उसको आउटपुट देना है, तो आउटपुट हम उसको दे देते हैं। हम यहाँ पर प्रिंट लिखते हैं, और प्रिंट में हम उसको बता देते हैं हाइट reached by the ladder on the wall is, और यहाँ पर जो है वो अगर मान लो ये हमें फीट में देगा तो हमारा आंसर भी यहाँ पर फीट में ही आएगा। तो ये हमारे पास h आ गया। अभी के लिए हम यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं कर रहे, क्योंकि अगर मान लो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे तो हमें पहले यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। अगर मान लो हम इसे कहते हैं इन फीट, तब जाकर हम यहाँ पर इसको यूनिट दे सकते हैं। तो अब जो है वो तुम इसको यूनिट दे दो। यहाँ पर मैंने इसको यूनिट दे दी फीट। तो अब जो हमारा आंसर आएगा उसके अंदर फीट जो है वो बाद में लिखा हुआ आएगा, और इस तरह से हम इसको सेव कर देते हैं। अब यहाँ पर ये हमने इसे सेव किया,
क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है, तो हम इसको क्वेश्चन नंबर 21 ले लेते हैं और ये हमने सेव कर दिया। F5 हमने प्रेस किया और ये आ गया हमारे सामने प्रोग्राम। अब यहाँ पर जो है वो ये कह रहा था कि हम ये जितने भी हमारे पास अलग अलग उसको वहाँ पर लेंथ ऑफ लैडर और जो भी डिग्रीज दी हुई हैं वो हम लें और वहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाएं। तो हम जो है वो यहाँ पर एक सबसे पहले जो भी हमारा 16 फीट और 75 डिग्री है वो लेते हैं। तो 16 हमने लिया यहाँ पर, ये लेंथ ऑफ लैडर हो गई। उसके बाद जो है ये कह रहा है एंगल फाउंड बाय द लैडर विद द ग्राउंड, तो यहाँ पर जो है वो डिग्रीज़ में हम इसको दे देते हैं। और हमने देख लिया कि हमारे प्रोग्राम में क्या गड़बड़ है, हमने यहाँ पर जो इन डिग्रीज़ वाली पैरेंथेसिस है वो इक्वल साइन के बाद में लगाई है। एनीवे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला अभी हमारे पास। हम जो है वो यहाँ पर 75 देते हैं इसको और देखते हैं हमारा प्रोग्राम बाकी काम कर रहा है या नहीं। और यहाँ पर जो है वो ये कह रहा है हाइट रीच्ड बाय द लैडर ऑन द वॉल इज़ 15.45 जो भी है वो हमारे पास फीट में आ गया। तो इसका मतलब हमारा प्रोग्राम जो है वो बिल्कुल फिट काम कर रहा है, क्योंकि अगर मान लो हम साइन 75 कैलकुलेट करते हैं तो ये बेटा जी 0.95 के अराउंड होता है। तो अगर ये 0.95 के अराउंड होता है तो 16 को 0.95 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो रफली 15.45 के अराउंड ही आना चाहिए। तो आंसर हमारा सही है, तो इसका मतलब प्रोग्राम हमारा सही काम कर रहा है। तो इसमें हम करेक्शन करते हैं पहले प्रोग्राम में। तो हमारे पास जो करेक्शन है वो सिर्फ इतनी सी है कि हमने जो पैरेंथेसिस थी वो यहाँ पर इधर लगा दी थी और पैरेंथेसिस जो है वो हमने यहाँ पर लगानी थी और ये हम सेव कर देते हैं। और अगर तुम चाहो यहाँ पर ABCD पार्ट जो हमारे को दिए हुए हैं उनके लिए यहाँ पर बिल्कुल अलग से तुम वहाँ पर उसको निकाल के दिखाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, उसमें भी तुम्हारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ जो हमारे पास वेरिएबल हैं उनको वहाँ पर अब इनपुट में मत लो और उनको डायरेक्ट जो है वो वैल्यू दे दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम यहाँ पर प्रोग्राम के अंदर जाकर उसको वैल्यू देते हो तो वो तुम्हें वहाँ पर सारी की सारी जो है वैल्यूज़ कैलकुलेट करके दे देगा। अगर मान लो मैं यहाँ पर L और एंगल जो है उसको जो मेरा फार्मूला है उस फार्मूले से पहले उसको देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि इसके बाद जो है वो फार्मूला यूज़ हो रहा है। अब मैं अगर इसको यहाँ पर दोनों चीज़ें दे दूँगा तो भी मेरा आंसर वही आएगा। तो मैं करके दिखा देता हूँ। L इक्वल्स मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ 16 और यहाँ पर जो है वो दूसरी जो चीज़ थी वो थी मेरी एंगल डिग्री और इसको मैं कर देता हूँ 75। और अब तुम चाहो तो ये जो हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं इनको यहाँ पर हैश कर सकते हो इस तरह से, ताकि प्रोग्राम जो है वो इसे पढ़े ही ना। और अगर नहीं भी करोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं आएगा, वो तुमसे पहले इनपुट मांगेगा और फिर उस इनपुट को यूज़ नहीं करेगा। ये वाली चीज़ है, क्योंकि वो L में इनपुट को स्टोर करेगा, लेकिन जब तुम वहाँ पर L में कोई भी दूसरी वैल्यू असाइन कर दोगे तो बस फिर उसके बाद वो पहले वाला वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नया वाला बन जाएगा। तो देखते हैं कि हमारा आंसर सेम आता है। तो ये मैंने F5 जो है वो प्रेस किया और अब तुम देख रहे हो कि यहाँ पर वो हमसे कोई इनपुट नहीं मांग रहा और बिना इनपुट के भी वो हमारे को आंसर वही दे रहा है जो हमारा आंसर अभी आया था। तो वो इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर हमने L और एंगल इन डिग्रीज जो है उसको हमने डायरेक्ट वैल्यू दे दी। तो ये हमारा प्रोग्राम रेडी है बेटा। तुम चाहो तो इसको इनपुट के अकॉर्डिंगली काम करवा सकते हो और नहीं तो यहाँ पर ABCD पार्ट जो हैं उनको अगर यहाँ पर यूज़ करना है तो अलग अलग वैल्यूज़ जो हैं वो दे सकते हो। जो प्रिंट कमांड है तुम्हारी, वो प्रिंट कमांड के अंदर तुम यहाँ पर ये भी बता सकते हो कि वो कितने फीट और कितने डिग्रीज तुमने लिए थे। तो चेंजेस तुम जितने चाहो उतने कर सकते हो, लेकिन बेसिक जो प्रोग्राम है वो तुम्हारे सामने है बेटा। तो इसी के साथ हमने ये एक्सरसाइज कर ली है बेटा जी। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट में। So friends, that's it for this video. If you want to know about our latest uploads, please subscribe the channel and press the bell icon. And please share the tutorial with your friends to help them. I will see you in the next video. Bye bye. Take care.